हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक। कुल मिलाकर के 19 आर्टिकल हैं जिसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। यानी कल और आज दोनों दिन का कंटेंट यहाँ पर है, 25 और 26 फरवरी दोनों, लेकिन फिर भी 19 टॉपिक हैं। और सबसे बड़ी बात है, कल मैं हिंदू सुबह देख नहीं पाया। अगर मैं देख लेता तो रात तक इसको जरूर करा देता, क्योंकि कल भी बहुत सारे टॉपिक थे और आज भी बहुत सारे टॉपिक, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया आज का पूरा कंटेंट। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये केवल न्यूज नहीं है, ये आप लोगों को मैं एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह चलाने को कहूंगा। तो जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरा पहला लेक्चर होगा उसको मैं चाहता हूं कि हर उस महिला तक आप लेकर के जाएं, और डिटेल में हर उस महिला तक सबको आपको दिखाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि इनडायरेक्ट रूप में ही सही आपकी वुमेन एम्पावरमेंट में भूमिका हो, हर घर तक इसे लेकर के जाना। हर घर तक मीन्स हर घर तक। अगर आपने 2 घर भी कर दिया ना, तो समझिए आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। जब आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हैं ना दूसरों का, जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो केवल 5 मिनट का मोटिवेशन मोटिवेशन केवल मोटिवेशन होता है। अगले दिन आपकी समस्या का समाधान आपको खुद ढूंढना है। मोटिवेशन आपको क्षणिक भर के लिए राहत दे सकता है, उसके बाद कोई राहत नहीं दे सकता। तो ये सेशन, इसलिए आज मैंने पहला टॉपिक, बहुत सारे अच्छे टॉपिक होने के बाद भी आज मैंने यही टॉपिक सबसे पहले रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करने जा रही? 14 साल तक की लड़कियों के लिए, यानी 14 साल की लड़कियों के लिए फ्री एचपीवी वैक्सीन देने जा रही है। तो अभी प्लान आ गया है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वह भी मैं बताऊंगा कि कैसे लगेगा, किन फेज में लगेगा, कहां लगेगा। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है, इसके बारे में हर एक लड़की तक जानकारी पहुंचानी होगी। 14 साल। रीजन, सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर ये वैक्सीन लगेगी तो स्वाभाविक रूप से राहत मिलेगी, और सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है ये। इसके बारे में मैं अभी विस्तार से आप लोग बताऊंगा। मैं इसी टॉपिक को कह रहा हूं कि आपको हर घर तक आज लेके जाना है, और जैसे ही डेट वगैरह एक एक चीज की अनाउंस हो जाएंगी, फेज 1 फेज 2, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो भी आपको निकाल करके जो है लेके जाना है अपने आसपास, जिससे ये सभी लड़कियों को लग जाए। तो ये टॉपिक हालांकि एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह है, लेकिन फिर भी हम जीएस पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यू, एसे और प्रीलिम्स, इनके लिए भी देखेंगे। फिर इसके बाद हिंदू में अगर हम देखेंगे, ये टॉपिक आज कई जगह पे आया हुआ, लेकिन अभी हम केवल हिंदू के टॉपिक की बात करें। दूसरा हिंदू का टॉपिक हम लेंगे, समय के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बदल रहे हैं उसके बारे में आर्टिकल है, यानी व्यापार समझौतों की बदलती प्रकृति। आपको याद होगा जीएस पेपर 2 में आपसे पूछा भी गया था संरक्षणवाद के दौर में। ठीक है, तो ये आप वही विषय पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया कंटेंट है जीएस पेपर 2, 3, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। फिर हम तीसरा आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी में जो मतलब जुडिशरी में करप्शन के बारे में लिखा गया है, उस पर सुआ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि यह चैप्टर सही नहीं है, और स्वाभाविक रूप से वो चैप्टर हट ही जाएगा। यानी वो जो खंड न्यायपालिका के करप्शन की बात कर रहा हूं एनसीईआरटी में, वो हट जाएगा। तो ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ क्या विषय है, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या न्यायपालिका का ऐसा करना सही है, नहीं सही है? जीएस पेपर 2, इंडियन पॉलिटी, इथिक्स, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से हम इसे देखेंगे। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इजराइल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा, और इस पर आप देख सकते हैं हम लोग विस्तार से जीएस पेपर 2 आईआर, साइंस एंड टेक, एसे और इकोनॉमी तथा प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बिजनेस लाइन आएंगे। ऑब्वियस है, केरल का नाम जल्द ही केरलम रखा जाएगा। सारी प्रोसेस पूरी कर ली गई। तो किसी भी राज्य का नाम कैसे बदलता है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 4 इथिक्स, एसे और प्रीलिम्स के लिए। अब आप सोचिए इथिक्स के लिए कैसे, वो अंदर ही आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद चीन ने शिकायत की है भारत के पीएलआई स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। चाइना ने डब्ल्यूटीओ की ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में शिकायत की है। स्वाभाविक रूप से डब्ल्यूटीओ ने पैनल बना दिया है।
तो क्या है ये पूरा मुद्दा, डब्ल्यूटीओ का पैनल बनता कैसे और डब्ल्यूटीओ को इस विषय में क्या मैंडेट है, विस्तार से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जीएस पेपर 2, 3, 4 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए। इतना ही नहीं, जैसे ही आप ये चाइना वाले न्यूज पढ़ेंगे उसी के साथ ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल बड़ा जबरदस्त कनेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ को इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी को जगह देनी चाहिए। यानी आप यूएस, आप यूरोपियन यूनियन, आप चाइना, आप एक जैसी पॉलिसी सबके ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि सभी देश को इसने कुछ अपने हिसाब से नीतियां बना रहे हैं। तो हर एक देश को यानी विकासशील देशों को भी मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय जीएस पेपर 2, 3, 4 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद एआई सबमिट हो रही इंडिया में, खूब इनोवेशन की बात होती है और कहा जाता है हमने खूब पेटेंट फाइल किए, इतने पेटेंट फाइल किए, पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग ये है वो है। बड़ा अच्छा धोया गया है और बहुत सही धोया गया है कि इनोवेशन जो 2016 में आपसे ऐसे के रूप में पूछा गया यूपीएससी ने कि नवाचार इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर दोनों को लाभ देता है, यानी नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण दोनों का अपरिहार्य निर्धारक है। लेकिन इनोवेशन को लेकर के हमारे यहाँ क्या सब कुछ भ्रम है, हमारे पास कुछ भी रियलिटी में इनोवेशन को लेकर के काम नहीं हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो चाहे यूनिवर्सिटीज के लेवल पर हो। और एआई समिट को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा बढ़िया सा क्रिटिकल आलोचना की गई है। मजा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ करके जीएस पेपर 2, 3, 4 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद आते हैं एजेंटिक एआई भारत के व्हाइट कॉलर लेबर को कमजोर कर देगा। यानी जो ऑफिस में काम करने वाले भारतीय होते हैं तो ये एजेंटिक एआई जो है वह उससे यानी रोजगार खा जाएगा। तो 2019 का निबंध याद करिए, एआई रोजगार देगा या रोजगार खाएगा। देख सकते हैं सीधा वही सब टॉपिक चल रहे हैं। और ये सोचिए कि यूपीएससी कितना आगे, जो टॉपिक आज एआई समिट के बाद डिस्कशन के सेंटर में एवरीवेयर की एआई रोजगार ये कर देगा, एआई रोजगार। यार यूपीएससी ना इस मामले में तो ग्रैंड सलूट है, हम आलोचना नहीं कर सकते। इससे बेहतर इंस्टीट्यूशन मुझे दिखता ही नहीं है। 2019 में जो बात उसने पूछी है 1200 शब्दों में लिखने को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेरोजगारी बढ़ाएगा या रीस्किल अपस्किल के द्वारा रोजगार का सृजन करेगा। आप सोच सकते हो आज के 7 साल पहले ये प्रश्न वो बंदा पूछ चुका है और आज वही चीज डिस्कशन में। बंदा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार अद्भुत यूपीएससी को इस मामले में, क्योंकि बहुत बहुत अगर आप यूपीएससी को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं तो आप एक्चुअल में सेलेक्ट भी होंगे और यूपीएससी की अहमियत भी समझेंगे हमारे देश के विकास में। हमारी तो आदत होती है अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो उसको धो करके रख देते हैं 99 अच्छाइयों को, एक छोटी सी गलती तबाह कर देती है। ये हमारी अपनी एक इंडियन मेंटेलिटी है, खैर उसका कोई इलाज हो नहीं सकता, ठीक है ना। राकेश भाटी साहब कह रहे सर आपकी बुक आने वाली थी द हिंदू की, उसका क्या हुआ? बेटा बुक आई हुई है, बुक शेयर भी है और बुक वैसे ही मैं प्लान कर रहा हूं पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूं, आप लोग पढ़ लें। रीजन आपको बताना नहीं चाहता हूं मैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। पहले सोचा था उसकी एक एक न्यूज पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर अब अभी मैंने उसको पढ़ाने के नाम पे आपसे ₹99 भी मांग लिए, ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या है, जैसे पूरे 1 साल की घटना का डिटेल नहीं। अगर आपने किसी बच्चे ने हिंदू की वो करंट अफेयर्स, चलो इन्होंने प्रश्न पूछ लिया राकेश भाटी कि हिंदू की बुक आने वाली थी, मेरी नहीं, वो द हिंदू की ही है और अच्छी बुक है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का पूरा कंटेंट है उसमें, नेशनल इंटरनेशनल बोथ। लेकिन उन्होंने डिटेल नहीं किया, उन्होंने एक लाइन बता दिया कि यूक्रेन रशिया में ये, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, डेट वाइज है 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी, लेकिन उसमें केवल बस जिक्र है। उस जिक्र को एलोबरेट एलोबरेट करना पड़ रहा है, मैंने किया है। अब आपने पूछ लिया, मुझे नहीं पता था तो मैंने एलोबरेट किया उसको। लेकिन फिर आपको याद होगा मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने ग्रुप में आपसे क्वेश्चन, बेटा किसी को पीडीएफ बनाना आता है क्या? क्योंकि हमारी टीम टोटल इन्वॉल्व है और हमारे पास उतनी बड़ी टीम नहीं, ऐसा मुझे गर्व से कहने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ना हमारे पास उतना फंड, ना हमारे पास उतनी बड़ी टीम है, ये मैं गर्व से कह रहा हूं। तो एक भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया उस पूरे ग्रुप में किसी को पीडीएफ बनानी आती है।
अब आप कहेंगे सर आप टीचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना मैं हिंदू में करा दिया हूं ना, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से आएगा नहीं, और जो आएगा वो किसी को नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना किसी और को आएगा। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट काम करते हुए ये बात कह रहा हूं। किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया। आखिर गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? हाँ सर मैं जो है पीडीएफ बना दूंगी, आप कंटेंट भेज दें, तो मैं कंटेंट बना सकता हूं, इतना कर सकता हूं। दूसरा, फिर मेरे मन में प्लान आया कि चलो किसी को 1 महीने के लिए, मैंने अपनी आदित्य को बोला, मैंने कहा कि एक बार आप बात कीजिए, अगर कोई मिल जाए तो ये पीडीएफ बना दे। तो उन्होंने कहा कि यार वो चार्ज इतना कर रहे हैं, जो हमारी पीडीएफ और ये सारी सेट करेंगे। हमने कहा रोक दो, अभी जब समय मिलेगा तो हिंदू करा देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं कराएंगे। तो बेटा केवल डिमांडिंग मत बनिए। हमारे देश में क्या है, हम केवल डिमांड करते हैं। हालांकि आपने कुछ किया नहीं, आपने तो केवल पूछा है। एवरीवन, घर में खाना नहीं मोदी जिम्मेदार, आज ऐसा हो गया राहुल गांधी जिम्मेदार, आज ऐसा हो गया योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार, आज ऐसा हो गया सुनील अभिव्यक्ति जिम्मेदार, क्योंकि मैं अगर फेल हूं तो सुनील अभिव्यक्ति जिम्मेदार। तो जो पास हो रहे हैं उनका क्या, उनके लिए कौन जिम्मेदार? उनके लिए भी तो सुनील अभिव्यक्ति ही जिम्मेदार है ना। सोचिए आप। मुकेश कह रहा है कि हाँ सर आपने मैसेज किया था। तो बेटे बहुत सारी चीजें होती है, गुरुकुल परंपरा। इसीलिए तो मैं खुद कह रहा हूं कि 2 मार्च से अभिव्यक्ति आईएएस टर्न टू पर्सनल मेंटरशिप आईएएस। मतलब सेम वैसे ही चलेगा जैसे ये सारी क्लासेस चल रही, लेकिन अब मैं केवल मेंटरशिप में एडमिशन लूंगा, दैट्स इट। रीजन ये है क्योंकि 10-20 बच्चे रहेंगे, उनके लिए मुझे कंटेंट बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उनको 5 दिन के लिए रोक दूंगा कि बेटे 5 दिन में किताब लिख रहा हूं, तो वो 5 दिन रुक भी सकते हैं। तो मैं क्वेश्चनिंग और इन सब चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता हूं। क्रिएटिव इंसान हूं, अपनी क्रिएटिविटी पे चलना चाहता हूं। कुछ बच्चे आए, वैसे भी यार बड़ी संख्या में आके रिजल्ट तो मैं कर नहीं पा रहा हूं, और मैं ईमानदार आदमी हूं, इस चीज को हमेशा एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं अच्छा रिजल्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जाए, काटिए निकालिए चलाइए कि इसके यहाँ रिजल्ट नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ हमेशा होता। लेकिन जिस मात्रा में मैं करना चाहता हूं उस मात्रा में नहीं कर पा रहा हूं। तो क्यों ना कुछ उन्हीं चुनिंदा बच्चों को लिया जाए जो एकदम पागल हो मेरे लिए, कि सुनील सर मतलब बस फिनिश, जो बोल देंगे वही करना है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसी वजह से बेटे फिर उसको रोक दिया। तो हमने प्लान किया है कि अभी हमारी बुक, जो हमें उम्मीद है कि 5 मार्च तक हमारा सारा काम, मतलब प्रिंटिंग में किताब चली जाएगी। हो सकता है कि 5 से 7 के बीच में और फिर उसके बाद तो फिर हमारी टीम का काम नहीं रहेगा। फिर वो हम फोटो खिंचवा करके ग्रुप में भिजवा देंगे। आप लोग उसको क्या करिएगा, एआई के थ्रू डिटेल कर लीजिएगा, और उसमें कुछ करना नहीं। यानी जितनी भी घटनाएं, बहुत अच्छा है ये पैटर्न कि एक उसमें लिखा हो 1 जनवरी 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जैन फेब मार्च पूरा। तो आप क्या करेंगे, हर एक घटना का डिटेल करेंगे, खुद ही करेंगे एआई वगैरह की हेल्प से। तो आप भी कर लेंगे। रास्ता तो मैं आपको बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ अपनी लिमिटेशन अब मुझे समझनी होगी, क्योंकि लिमिटेशन ना समझ पाने के कारण शायद मुझे लगता है कि मैं रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं अपनी लिमिटेशन समझ जाऊं कि मैं साल में 100-200 बच्चे पढ़ाने वाला टीचर हूं, तो शायद मैं कहानी पलट दूंगा। और अब मैं वही बनना है कि साल में 100-200 बच्चे, दैट्स इट। उन्हीं पे काम करना है, क्योंकि उन पे काम मैं कर पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया। और मैं सच बता रहा हूं, अगर अभी मैं 99 का कोर्स लॉन्च कर दूं, आप में से कोई नहीं आएगा एडमिशन लेने, ये फिक्स है। तो सिंपल सी बात, आदमी करे तो करे, जाए तो जाए कहां। दिस इज द फैक्ट। इस वजह से एकदम से मूव ऑन है, कंटेंट आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया भारत का नवाचार एजेंटिक एआई। अब इसके बाद आते हैं हाँ ठीक है, मतलब यूपीएससी का यार ना जवाब नहीं है। मतलब क्या ही, जो क्वेश्चन वो कब का पूछ रखा, वो सब आज के मुद्दे हैं। अद्भुत। 2016 में ऐसे पूछा, नवाचार से ही सब कुछ हो पाएगा। आज हम नवाचार नवाचार क्रिएटिविटी, एक डिकेड पहले बंदा कह चुका है, एक डिकेड में जनरेशन शिफ्ट हो जाती है। सोचिए आप, एक डिकेड में जनरेशन शिफ्ट हो जाती, इतना एडवांस है यूपीएससी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसीलिए मुझे इस एग्जाम को पढ़ने में, इस एग्जाम को पढ़ाने में ना मजा आता। और अब इतना मजा आने लगा कि पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने में मजा आने लगा, ट्रस्ट करिएगा। इसलिए अब मैं किताबों की तरफ मूव कर गया, किताबें लिख रहा हूं। और इकोनॉमिक्स का पहला खुद ही कह चुका हूं, महज कुछ ही दिनों में, चूंकि काम फाइनल हो गया, अब किताब के रूप में उसकी सेटिंग स्टार्ट हुई है।
तो मेरी पहली जो PYQ आ रही है वो इकोनॉमिक्स की आ भी रही है। इकोनॉमिक्स अब आप देखिए, उसका लेबल मार्केट से कंपेयर करिए और फिर आप देखिए। तो इस वजह से ठीक है, अच्छी चीज ही दूंगा आपको, लेकिन हाँ अब यह है कि थोड़ा सीमित रहना चाहता हूं, बहुत कम बच्चे हों और मेहनत करनी है बस। कॉमन सेंस कहता है कि अगर एआई इंसानों का काम कर सके तो नौकरियां जाएंगी। बड़ा मस्त है ये भी। एक बहुत बड़ा एआई का टाइकून ये बात कह रहा अपने इंटरव्यू में, एआई समिट में, कि भैया ये तो कॉमन सेंस है कि अगर जैसे कोई पूछे कि एआई रोजगार देगा या रोजगार खाएगा, तो कह रहा सिंपल है यार, अगर एआई इंसानों का काम करेगा तो ऑब्वियस रोजगार खाएगा ही खाएगा। इसमें हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। खाएगा कि नहीं खाएगा बच्चों? आप कहेंगे हाँ सर खाएगा। सेम वही चीज आज एआई पर काफी कुछ है। फिर अगर उसी पर आइए देखिए, फिर एआई अगर रोजगार खा रहा है तो आपको एजुकेशन में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, और यही एजुकेशन का रिफॉर्म आंसर है टू एआई जॉब्स थ्रेट। तो आपके लिए भी तो एआई जॉब थ्रेट जो है एक प्रकार का थ्रेट पैदा कर रहा है कि नहीं? जो बच्चे एकेडमिक्स में है, मतलब जो सेलेक्ट हो चुके हैं, प्री मेंस इंटरव्यू निकाल के लोअर रैंक पे, अब तो उनको कोचिंगों के नोट्स की जरूरत तो नहीं, आपको पता ही पता है। उनके पास एआई है ना, वो आपसे बेहतर प्रॉम्प्ट दे पाएंगे क्योंकि वो प्री मेंस इंटरव्यू पास कर चुके हैं, या जो 2 बार 1 बार इंटरव्यू दे चुका है, आपसे बेहतर तो प्रॉम्प्ट दे पाएगा वो। तो जो नए जिनका कभी प्री नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, आपके लिए तो यही वाली चुनौती है, एआई जॉब थ्रेट है। ऐसे ही एआई एग्जाम थ्रेट। तो इस एआई एग्जाम थ्रेट से आपको कौन बचा पाएगा? जो इन लोगों से, यानी जो सिलेक्टेड है, 1-2 बार के इंटरव्यू दे चुके हैं, इनसे तेज कोई एक मेंटर आपको चाहिए जो बेहतर काम कर सके। तो अब लेवल यहां पहुंचाना है आपको। पहले उन बच्चों के साथ दिक्कत थी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती थी, समय मिलता नहीं था कि कब वो नोट्स देखें, किसी का लेक्चर देखें। अब तो कोई मतलब नहीं, उनको आधे घंटे का ब्रेक मिला, उन्होंने हिंदू उठाया, डाला अपने ढंग से, जो उनको चाहिए उन्होंने फीड मंगाया, एआई ने उठा करके फीड वोमिट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब इतना डिटेल वो नहीं कर पाएंगे जीएस पेपर 2, 3, 4, लेकिन उनको उसकी जरूरत नहीं, चूंकि वो तो इस एग्जाम को पास कर चुके हैं या 1-2 बारी 3 बारी इंटरव्यू दे चुके हैं। चिंतन कीजिए आप, और उनका अपना एक ग्रुप भी हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो अब बहुत कुछ बदल रहा है, इसलिए इन सबको केवल आर्टिकल मत लीजिए, अपनी लाइफ में लाइए, अपने भाई बहनों पे, छोटे बच्चों पे, आपके घर परिवार में है, कि वो इसमें ना पीछे रह जाए। मैं कहता हूं कोई फर्जी में ही एआई का ट्यूशन आपके आसपास दे रहा है, बच्चों को भेज 200 रुपए में, 200 रुपए में। भले वो बेचारा, उसकी क्या है कि बहुत अच्छा डिग्री नहीं है, नहीं है, लड़की लड़का को यार भेजो, कुछ तो सिखाएगी, कुछ तो सिखाएगा उसको एआई। तो चीजें अलग हैं। अब आता है अगला, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पर पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद अमेरिका ने भारत के सोलर पीबी एक्सपोर्टर्स पर लगा दी है काउंटर बेलिंग ड्यूटी। तो प्रीलिम्स के लिए काउंटर बेलिंग ड्यूटी क्या है, उस पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मोदी की इजराइल यात्रा आपको पता ही पता है। इसरो ने कहा कि पीएसएलवी बार बार विफल हो रहा है, भैया क्यों हो रहा है, इसकी एक जांच की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे हालांकि मैं इसको प्रीलिम्स के लिए दे रहा हूं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं यार, इसरो के पास जब रिसोर्सेज नहीं थे, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इसरो का कोई भी प्रोग्राम आप देखोगे ऑलमोस्ट असफल नहीं होता था। मानते हैं इस चीज को? लेकिन पिछले 2 बार से इसरो के 2 प्लान सीधे फेल हो गए, थर्ड स्टेज में जाकर के। तो ये तो खैर मैं प्रीलिम्स के, लेकिन मेरा तो मन है भाई कि इसमें बाहरी तत्वों की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आया। ध्यान से समझना, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस खोल दिया। तो अब जब तक सरकार फेल नहीं होगी, सरकारी सिस्टम फेल नहीं होगा, यानी इसरो फेल नहीं होगा, तब तक प्राइवेट सेक्टर को सैटेलाइट लॉन्चिंग का मौका कैसे मिलेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल, आप अपने मम्मी पापा से पूछेगा, अगर बड़े भाई बहन, बीएसएनएल एमटीएनएल एक समय इतने टॉप पे चल रहे थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। नवरत्न महारत्न में ये सब
नवरत्न महारत्न की तरफ ये लोग आगे बढ़ चुके थे, इतना सक्सेसफुल। लेकिन एक ऐसा क्या हो गया, बीएसएनएल एमटीएनएल तबाह हो गया और जितनी भी प्राइवेट यूनिट्स हैं ये सब आकर के मार्केट पे कब्जा कर लेंगे, एयरटेल से लेकर के जितने भी हो। कभी सोचो आप इन सब विषयों पर विस्तार से। मैं तो भाई जिसको पढ़ते हुए उसमें कहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं तो यही सोच पाया कि गुरु अब इसरो की बदनामी कराओ और फिर जो कमर्शियल काम इसरो कर रहा है वो कमर्शियल काम प्राइवेट सेक्टर ले ले। जैसे एयर इंडिया 4-5 घटनाएं हुई, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। अब देख सकते हो आप एयर इंडिया की कोई भी घटना सुनते हैं आप, मुझे बताइए आप एयर इंडिया में ईश्वर ना करे कोई सुनने को मिले एक भी घटना उसके बाद, बताइए प्राइवेटाइजेशन के बाद एक घटना कि जब ऐसा लगा हो कि एयर इंडिया के बारे में कुछ भी चिंतन कीजिए। प्राइवेट सेक्टर क्या कर, अलग से फ्यूल डाल रहा है क्या, अलग से पायलट ला रहा है क्या? तो मेरा अपना मानना है यार, अब हमारे देश में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं स्वाभाविक रूप से उनको मजबूत बनाना चाहिए। सब कुछ प्राइवेट नहीं, दोनों का एक अच्छा मिक्स। जो हमारी इकोनॉमी, जब हमने इकोनॉमी शुरू की तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, ना हमने टोटल कैपिटलिस्ट फॉर्मेट लिया ना हमने टोटल सोशलिस्ट फॉर्मेट लिया, हमने दोनों का मिक्स किया, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जहां सरकार की ऑनरशिप में भी काम होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप में, और दोनों की मिली हुई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम होना चाहिए। तो ये मुझे 2 बार लगातार फेल होना थोड़ा सा मेरी समझ के परे था। हो सकता है कि ठीक है मैं 100% गलत हूं और चीजें ठीक हूं। तो ये इसलिए मैंने इसको रखा, थोड़ा सा आप लोगों के मन में ये मैं एक हल्का सा डाउट क्रिएट करना चाहता था। फिर इसके बाद एचआईवी के बारे में है, एक टर्म है बेटा एचआईवी कैप्सिड, ये मुझे लगा था प्रीलिम्स में पूछ सकता है, इसलिए एचआईवी कैप्सिड शायद आप भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। और इजराइल तो इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो कुल मिला के 19 टॉपिक हैं जिनको आपके लिए समेटा गया है। अच्छा, 1 मार्च को भैया 2:30 PM पर आपका टेस्ट शेड्यूल कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, 2:30 PM पर आपका टेस्ट है और टेस्ट के खत्म होते ही तुरंत मेरी क्लास है, यानी तुरंत एनालिसिस करूंगा। पहला टेस्ट है जीएस टेस्ट 1 स्टेटमेंट बेस्ड। तो इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, जिन बच्चों को चाहिए वह इनरोल कर लें, क्योंकि तुरंत क्लास होगी। ये भी नहीं कि 2 घंटे बाद, जैसे ही टेस्ट खत्म होगा आप क्लास में ही रहेंगे और तुरंत मैं उसी क्लास में आ जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है पूरा का पूरा सेशन, ये 2 घंटे से ऊपर का सेशन होगा, जिसमें मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो आप लोगों के डाउट्स थे कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो वो मैं कराऊंगा। और ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन केवल किसी एक सब्जेक्ट के नहीं होंगे, उसमें 6 के 6 सब्जेक्ट, यानी मैं हिस्ट्री के भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखूंगा, मैं ज्योग्राफी के भी रखूंगा, मैं इन्वायरमेंट के भी रखूंगा, मैं पॉलिटी के भी रखूंगा, मैं साइंस एंड टेक के भी रखूंगा, मैं इकोनॉमिक्स के भी रखूंगा। तो ये 6 ट्रेडिशनल है, करंट इसमें नहीं रहेगा। ट्रेडिशनल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 6 के 6 सब्जेक्ट के, और शायद एक ही टेस्ट से आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कमांड प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि तुरंत क्लास में सुनील अभिव्यक्ति खड़े रहेंगे। ये एकदम फिक्स है, फाइनल है, इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं। चूंकि अब यहां से मुझे मार्च अप्रैल और मई जो भी करना है, माइक्रो, आप जो मिस्टेक करते हैं उसका माइक्रो मैनेजमेंट करना है, यानी द ट्रैप ब्रेकर टेस्ट सीरीज। तो ये टाइमिंग सब कुछ हो चुका है, 2:30 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हेल्थ मिनिस्ट्री 14 साल की लड़कियों के लिए फ्री एचपीवी वैक्सीन प्लान शुरू करने जा रही है। अब मैं इसको पीडीएफ अपलोड कर लूं जिससे जल्दी से हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर ठीक है, फिर यहां से हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा, बेटा रोज हो रही क्लास? आपको कोई गलत सूचना मिल गई? बच्चों इनको जरा एक बार आंसर कर दीजिए, क्या क्लास रोज हो रही है कि नहीं हो रही? बोलिए, हो रही है कि नहीं हो रही? कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यू वगैरह रहा हो तो अलग बात है, बाकी क्लास रेगुलर हो रही। और मान लीजिए किसी दिन नहीं भी हो रही तो फिर अगले दिन 18 आर्टिकल के साथ भी क्लास हो रही। तो इसलिए ठीक है, एक बार बच्चों बता दीजिए इनको, जिससे इनको लगे क्योंकि कि कहीं से कोई इश्यू नहीं है।
तो ये हो गया, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहली न्यूज। अब इसको ऐसे समझिए आप, ये जो टॉपिक है यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने जा रही है, 14 ईयर की जो किशोर लड़कियां हैं उनको टारगेट करके पूरे देश में HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव है, मकसद है सर्वाइकल कैंसर को रोकना, जो भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। क्या है? दूसरा सबसे। तो कल नहीं हुई थी बेटा, तो कल बताया गया था क्यों नहीं हुई थी मेरे लाल, मेरे बच्चे। कल अगर नहीं हुई थी तो कल तो इन्फॉर्म किया गया था क्यों नहीं हुई थी, आपको पता ही है। नहीं पता? वो भी बता दीजिए भाई, कल क्यों नहीं हुई थी बच्चों, इनको वो भी नहीं पता। तो सिंपल है, यानी जो आज हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो केवल हेल्थ पॉलिसी नहीं है, बल्कि वुमेन इंपावरमेंट नंबर 1, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नंबर 2, घटना होने से पहले इलाज करो, यानी बिहार PCS से अगला खेती आगे आगे पछला खेती भागे जागे, तो ये उसी का एक उदाहरण है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कोई भी रह ना जाए, क्योंकि यह जो वैक्सीनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी थोड़े से भी ठीक फैमिली के बच्चे होते हैं उनको लग चुका होता है। थोड़ी सी भी ठीक फैमिली और उनके पेरेंट्स अगर अवेयर होते हैं, जैसे मैं, मेरी बेटी को 10 ईयर की अभी हुई है और इसके दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी थोड़े अवेयर होते हैं, थोड़े से भी उनकी थोड़ी सी भी आर्थिक स्थिति ठीक होती है और उससे भी अधिक अवेयरनेस, तो वो इस चीज को कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि ये हमारे मतलब हम लोगों ने पहले ही करा रखा है, जबकि बच्चे की उम्र अभी केवल 10 साल है। 10 साल यानी 11th में नहीं लगा, 10 साल है। तो ऐसे ही हर एक फैमिली में जो भी हम लोगों के साथ रिश्ते नाते सब हर जगह ये लग चुका है। तो ऐसे ही आप लोगों को हर घर तक इसे पहुंचाना है, ये फ्री लगेगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी महिलाएं भी विकास में, और खासकर जो वंचित वर्ग से लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी इस वैक्सीन को ले सकें, इसलिए इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक मॉडल भी कहा जा रहा है। और एथिकल गवर्नेंस भी है, इसीलिए GS पेपर 4 भी मैंने कहा। जैसे यूनिट नंबर 6 है ना, यूनिट नंबर 6 में क्या है, लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, ये उसी का उदाहरण है। ये एथिकल गवर्नेंस यानी इन सभी को जोड़ता है यह टॉपिक, जो भारत में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन को लेकर के लिखा गया। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाइकल कैंसर आप सबको पता है कि जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, ये उसका कैंसर होता है। ठीक है ना, गर्भाशय का कैंसर आप ऐसा समझिए। तो भारत में महिलाओं की मौत का एक बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर, यानी गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर। यानी भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर, और हर साल लगभग 80,000 नए केस, लगभग 42,000 मौतें। बाप रे बाप, हर साल 42,000, सोचिए। साइलेंट पैंडेमिक है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह कैंसर पूरी तरह रोका जा सकता है, और यहीं से सरकार की यह नीति शुरू हो जाती है। तो क्या हम बहुत सारे निबंध यहीं डिस्कस कर सकते हैं? विजनरी डिसीजन है ये, जो इंट्यूशन एंड लॉजिक से आया है। यानी यह निबंध आपसे पूछा गया था कि विजनरी डिसीजन तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का मेल होता है कि नहीं है, नंबर 1। दूसरा, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, यानी अब आप क्या चाहते हैं कि भाई इतनी मौतें फिर ना हो, इसलिए आप यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम ला रहे हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर वाले फ्रेज पर काम कर रही है। कह सकते हैं विजडम फाइंड्स ट्रूथ, क्या कह सकते हैं, मजा आ गया। करेज टू एक्सेप्ट कि भाई इतनी मौतें हो रही हैं, और डेडिकेशन टू इंप्रूव आवर टू कीज टू सक्सेस, क्या ये भी एकदम मस्त, मजा आ गया। दैट्स इट, बस इतना ही। ठीक है बेटे, अब वही सारे टॉपिक GS पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य, यानी तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है, इसलिए ये मैंने करा दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकार की क्या भूमिका है, GS पेपर 1 सोसाइटी। अगर ऐसा कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो इस पॉइंट को भी जरूर डाल दीजिएगा। साइंस एंड टेक कैसे किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में आप देख सकते हैं मददगार है, ऐसे तो हेल्थ से या फिर विजनरी वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया। टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, सरकारी नीति है, इसलिए यह यूनिट भी लगी हुई है। और प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि HPV के बारे में आपको सब जानना होता है, फॉर एग्जाम्पल
एचपीवी एक वायरस संक्रमण है, प्रीलिम्स में लिख देगा। ये बैक्टीरिया से है, फंगस से है, वायरस है। शरीर में कई साल तक ये साइलेंट रहता है और फिर वायलेंट करता है, यानी वायलेंस करता है। धीरे धीरे कोशिकाओं को कैंसर में बदल देता है, यानी चुप्पा है। सबसे खतरनाक प्रकार इसका एचपीवी 16 और 18 होता है। भारत में लगभग 80% सर्वाइकल कैंसर एचपीवी 16 और एचपीवी 18 से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सरकार ने भी इसका समाधान निकाल लिया। सरकार कहती भैया बाद में इलाज मत करो, तो सरकार इलाज नहीं करना चाहती। आप कहेंगे हैं सर इलाज नहीं करना चाहती, हम कहें हाँ, सरकार बीमारी होने से पहले रोकना चाहती है। बिहार पीसीएस वाले पकड़ लीजिए, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। इसीलिए शुरू किया जा रहा है नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी 14 साल की लड़कियों को एक वैक्सीन दी जाएगी जो भविष्य में सर्वाइकल कैंसर होने से बचाएगी। अब इस प्रोग्राम की जो मुख्य बातें हैं, सरकारी नीतियां, मजा आ गया बच्चों। तो प्रीलिम्स के लिए सारी चीजें हो गई। तो प्रोग्राम की जो मुख्य बातें हैं, वो टारगेट ग्रुप है 14 ईयर की जो लड़कियां हैं, वैक्सीन, ठीक है ना, ठीक है बेटा। वैक्सीन कौन सी दी जाएगी प्रीलिम्स के लिए, याद रखिएगा, गार्डासिल, GARDASIL, गार्डासिल, ठीक है ना। यही है एचपीवी वैक्सीन। तो प्रीलिम्स के लिए इसका नाम याद रख लीजिएगा। डोज ये सिंगल डोज दी जाएगी, कॉस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट और नेचर है वॉलंटरी, यानी कोई लगवाए या ना लगवाए। अब जरा ध्यान देखिए, सरकार बाध्य नहीं करेगी। इसका मतलब आपको क्या करना है, अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता, यानी ये मेरा लेक्चर अपनी फैमिली में, अपने आसपास जो भी होंगे, आपको ये दिखाना है कि मेरे सर ने कहा है। क्योंकि आप कहेंगे तो आपकी बात को उतना वजन से नहीं लिया जाएगा। तो मेरी बात आप उन तक लेके जाएंगे तो शायद वो समझे। यूट्यूबर की बात समझ सकते हैं कि दाल खिचड़ी कैसे बनती है, तो हमारी बात जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि मैं यूपीएससी का तो मेंटर हूं ही हूं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, और मैं दिल्ली स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं। हालांकि हमारे देश में स्पोर्ट्स वगैरह को सोसाइटी में उतना रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए एक छोटी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को इज्जत मिल सकती है, लेकिन एक स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट को कोई इज्जत इंडिया में नहीं है। ट्रस्ट करिएगा, वो हमारी फ्रेटर्निटी में भले हो जाए तो, बट आप उनको ये जरूर दिखाइए कि ये मेरे सर कह रहे हैं, इसको जरूर करिएगा। सिंगल डोज हर बच्चे को लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर 14 ईयर की उम्र में ही क्यों, तो यह यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कारण इस उम्र तक वायरस का एक्सपोजर नहीं हुआ होता है, यानी वो बिल्कुल दबाई होता है, यानी वो सेल को डैमेज करना शुरू नहीं करता। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मैक्सिमम मिलता है। तो बस पॉलिसी का लॉजिक यही है कि प्रिवेंशन बिफोर एक्सपोजर, इससे पहले वो हमला करे सेल्स पर, हम उसी पर हमला कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यह चीज हो गया। अब अगर प्रीलिम्स में पूछे कि क्या यह वैक्सीन वायरस को मारता है, जी नहीं, ये वायरस को मारता नहीं है, ये शरीर को ट्रेनिंग देता है। जैसे सेना युद्ध से पहले अभ्यास करती, वैसे ही यह शरीर को अभ्यास करता है कि जब असली वायरस आए तो बॉल, जो हमारी बॉडी है ऑलरेडी रेडी है, आओ तुम्हें पटक पटक के मारूंगी, तुम मेरे किसी सेल को खराब नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया। तो यह प्रोग्राम यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट था, सिलेबस के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ बातें और आपको बताता हूं, बट ये प्लीज सब तक ले जाएगा, 14 साल के बच्चों तक। और सरकार से भी प्रश्न है मेरी तरफ से कि जैसे जो प्राइवेट में लग रहे हैं, वो 9 साल की उम्र में ही लगता है पहला, उसके बाद 6 मंथ का गैप करके लगता है 10 साल की उम्र में, यानी आप देख सकते हैं। तो चूंकि मैंने लगवाया है 6 मंथ के गैप, ये 2 लगे हुए हैं, काफी कॉस्टली हैं ये, लगभग 11-11 हजार के हैं, यानी 22K के हैं ये जो है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सरकार कह रही है कि वो 14 में लगवाएगी और केवल 1 लगाएगी। तो इसका भी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे कि और बेहतर। हालांकि एक तो उन्होंने कह दिया कि इस उम्र तक एक्सपोजर नहीं होता है वायरस का, तो एक्सपोजर हो उससे पहले ही दबा देना, तो एक रीजन उन्होंने दिया। लेकिन प्राइवेट में तो जो वैक्सीनेशन होता है, एक साइंटिफिक वैक्सीनेशन, बच्चे का जन्म से लेकर के, और ये जो पूरा यही होता है उनका ऑलमोस्ट लास्ट, ये वाला जो वैक्सीनेशन होता है, ये वाला एचपीवी। तो वो, तो सरकार को थोड़ा सा इस पर भी निगाह डालनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप
अपने घर हर एक बच्चे को इसको जरूर लगवाएगा, लड़कियों को। बाद में बड़ी, आप देख रहे हो ना, कॉमन है ये, कौन मुसीबत में आ जाए कुछ पता नहीं चलता। ठीक है बेटे, तो ये आपको देखना है। ठीक है, अब आता है, ये केवल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। अब आप कहेंगे सर फिर क्या है? अब ये जीएस पेपर 2 में आ गया, यानी हेल्थ गवर्नेंस है। क्या है? हेल्थ गवर्नेंस है। कैसे आप कहेंगे? तो इंडिया शिफ्ट कर रहा है किससे? ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट मॉडल से प्रिवेंटिव, यानी अगला खेती आगे आगे पे अब जा रहा है प्रिवेंटिव मॉडल पे। पहले बीमारी हो फिर इलाज होता था, अब बीमारी होने ही मत दो। ठीक है, जैसे हम पोलियो वैक्सीन, बीमारी होने मत दो। मिशन इंद्रधनुष, बीमारी होने मत दो। एचपीवी वैक्सीन जो अभी मैं बात कर रहा हूं, बीमारी होने ना दो। तो लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म है ये, और इससे ऑब्वियस हमारी जीडीपी पर जो डिजीज बर्डन है वो भी कम होगा। बाद में चल के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, ऐसी योजनाओं को थोड़ा सा फंडिंग भी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये जीएस पेपर 1 जो सोसाइटी है, सोसाइटी में उसमें भी है। भारत में महिला स्वास्थ्य पर चर्चा थोड़ी कम होती। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो एचपीबी प्रोग्राम यही चर्चा स्टार्ट करता है, वुमेन हेल्थ को जस्टिस देता है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाता है और एडोलसेंस हेल्थ प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाता है। इसलिए जीएस पेपर 1 सोसाइटी एंड वुमेन। फिर जीएस पेपर 3, नॉट यही, जीएस पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ। हालांकि मैंने पहले बताया, हेल्दी वुमेन हेल्दी इकोनॉमी होगी कि नहीं होगी? ओके, वही जो मैंने बताया, डिजीज बर्डन, कैंसर ट्रीटमेंट लाखों रुपया, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, वैक्सीन बहुत कम खर्च। तो प्रिवेंशन सेव करती है फैमिली को पावर्टी से, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ही कहता है ना, एक बार किसी गंभीर बीमारी में एक परिवार अगर सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो वो गरीबी रेखा पे आ जाता है। तो ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कोई वैक्सीनेशन को कोई आपको पढ़ाएगा कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है? ये मानव पूंजी में निवेश है ये, देख लीजिए आप। इसलिए इसको इकोनॉमी के साथ जोड़ा गया। और जीएस पेपर 4 एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस कैसे? अब आप जीएस पेपर 4, तो भाई एथिकल गवर्नेंस कैसे? आप स्वयं विचार कीजिए कि जो नैतिक सरकार है, एथिकल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? वो बीमारी के बाद अस्पताल नहीं बनाती, वो बीमारी आने से पहले ही अस्पताल बना लेती है, बीमारी आने से पहले ही सिक्योरिटी देती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको कहता है। क्या कहता है? स्टेट मस्ट इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करे। तो यह प्रोग्राम वेलफेयर स्टेट को इन एक्शन में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो एथिकल गवर्नेंस हो गई कि नहीं होगी? मजा आया? क्लियर है? अब आता है बच्चों, इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, नोट कर लीजिएगा। ये भी है, अपने बताएगा कि कहां लगेगी। तो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं ना सरकार की तरफ से, उसमें मिलेगी ये। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलेगी। मैं सारा इसलिए बता दे रहा हूं जैसे आपको याद रहे एग्जाम के लिए भी, और आपको, क्योंकि बहुत जगह पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं होंगे, बहुत जगह पर आयुष्मान आरोग्य नहीं होंगे। फाइल में तो होंगे लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं, आपको पता है। तो वैक्सीनेशन लगेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, नंबर 1, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नंबर 2, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नंबर 3, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नंबर 4, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यानी नंबर 5। तो इन पांचों जगह पर लगेगा। बच्चों नोट कर लीजिएगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा उसकी डेट भी मैं आपको बता दूंगा। ये सबको समझाइएगा कि जरूर अपने बच्चों को लगाएं, लड़कियों को। ठीक है, तो ये आपको करना है। मेरे बच्चों, हम कितने लेट हैं, ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं देता। हम पॉलिसी में कितने लेट होते हैं। 90+ देश पहले से एचपीवी वैक्सीनेशन चला रहे हैं। 90 से ज्यादा देश, हम सोचे कहां है? हर जगह पीछे। डब्ल्यूएचओ इसको रिकमेंड करता है, और कई देशों ने इस वैक्सीन के द्वारा सर्वाइकल कैंसर ड्रास्टिकली कम किया है। तो ऐसे में इंडिया अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्ट कर रहा है। मजा आ गया बेटा? तो यह सिर्फ वैक्सीन नहीं है, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए पहला है प्रिवेंटिव गवर्नेंस है, दूसरा जेंडर जस्टिस है,
तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। चौथा एथिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मजा आ गया, क्लियर हो गया। यानी अगर कोई सरकार अस्पतालों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा बीमारियों की संख्या कम करने लगे तो समझिए देश रिएक्टिव स्टेट से प्रिवेंटिव स्टेट बन रहा है। रिएक्टिव यानी घटना हो गई तो आप रिएक्ट कर रहे हैं, और एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसी ट्रांसफॉर्मेशन, उसी परिवर्तन का संकेत है। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताएं, और इस प्रश्न को जरा आप आनंद के साथ पढ़ें और सब कमेंट करें। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे भैया? बोलो भाई, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फटाफट बताइए। है, कर लेंगे? कमेंट करिए। अब हम लोग आते हैं केरल। अच्छा ओके, मेरा प्रचार भी है, ठीक है भैया। जिनको पढ़ना हो, एक्सपीरियंस भी है, रिजल्ट भी है, और हर प्रकार का प्लान भी है। तो ये तो 2026 वालों के लिए तुरंत, अब जितने भी बच्चे सीसीपी वगैरह में ना, धाए धाए आओ, अब इसमें सोचो मत, तुरंत ज्वाइन करो इसको। 199 रुपए पर टेस्ट है। पहला टेस्ट लेके कम से कम दिमाग तो खोलो, और जिन बच्चों को ट्रस्ट है, आंख बंद करके क्यों ज्यादा दोगे, 499 है, आप तो कर ही लेना। जिनको इस बार 100% उन्हें लग रहा है कि निकालना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल फाइनल कर लो। ये कुछ अलग है, 4 टेस्ट, ठीक है। बाकी यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन, और ये फोन नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं केरला टू बी रिनेम्ड केरलम सून। केरल का नाम जल्द ही केरलम रखा जाएगा। आप यह न्यूज भी यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी टॉपिक ऐसे दिख रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा है कि केरल का नाम बदलकर केरलम करना, लेकिन यूपीएससी की नजर से जैसे हम इस टॉपिक को देखेंगे तो फिर क्या क्या भैया निकल कर के आएगा। पहला, संविधान कैसे काम करता है, भारत का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघवाद कैसा है, स्टेट और सेंटर के बीच जो पावर बैलेंस है, शक्ति संतुलन है, वो क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1 से 4, उसको समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब पहला प्रश्न है कि अगर उत्तर प्रदेश, चलिए बताइएगा, अगर उत्तर प्रदेश अपना नाम बदल करके क्या रखना चाहे? आर्यावर्त प्रदेश। बोलिए, अगर उत्तर प्रदेश अपना नाम बदलकर आर्यावर्त प्रदेश अपना नाम रखना चाहे तो क्या वह खुद बदल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में राज्य क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत में जो स्टेट है, जो राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो स्वतंत्र देश नहीं है। भारत है यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, है कि नहीं? आर्टिकल 1 क्या है? क्लियर है? तो बस यही आपको समझना है कि नाम बदलने को लेकर के भारत का संविधान क्या कहता है, यानी राज्य का नाम कैसे बदला जाए। तो आर्टिकल 3 आता है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और किसको राइट है? पार्लियामेंट को, यानी संसद को अधिकार है नया राज्य बनाना, न्यू स्टेट फॉर्मेशन। नंबर 1, एक स्टेट को डिवाइड करके 2 एंटिटी में बदला, यानी राज्य का विभाजन करना। तीसरा, उसकी सीमा यानी उसकी बाउंड्री को चेंज करना। और चौथा, कोई भी क्षेत्र एक राज्य में बढ़ाना या उस क्षेत्र का कुछ हिस्सा लेकर के उसको कम करना। इसलिए ये जो नाम बदला जाता है केरल से केरलम, ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, प्रशासनिक निर्णय नहीं है सरकार का, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, यानी या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, यानी संवैधानिक कार्य। तो यहां तक की पिक्चर, और इसी संवैधानिक कार्य को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यही है जीएस पेपर 2 सिलेबस, आप देख सकते हैं। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, सारे इश्यूज। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजन यानी महत्वपूर्ण प्रावधान, आर्टिकल 3। फिर इसके बाद ऑब्वियस है जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, उनका जो रोल है वो भी इसमें कनेक्ट होगा, इसलिए यह सिलेबस भी लगाया गया है। और फेडरल स्ट्रक्चर पर
कि भाई नाम बदलने को लेकर के केंद्र एवं राज्य में एकमत दिखा केरल और केंद्र सरकार में। ऑब्वियस है ये इस प्रकार की चीजें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखाती हैं। तो ये सारी चीजें, और प्रीलिम्स के लिए तो आर्टिकल वगैरह आपने पढ़ ही लिया। तो यहां तक की पिक्चर आपको क्लियर है। अब स्वाभाविक रूप से आपको जो समझना है मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 क्या है, यानी ये कैसे होता है। राज्य अगर अपना नाम बदलना केरल से केरलम कर रहा है, या उत्तर प्रदेश फ्यूचर में आर्यावर्त प्रदेश करे तो ऑब्वियस है स्टेट लेजिस्लेटिव की जो यूनिट है, यानी जो राज्य ऑब्वियस है वहां पर वो प्रपोज करती है। स्टेट की लेजिस्लेटिव यूनिट, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव यूनिट नहीं, यानी राज्य की विधानसभा। प्रीलिम्स में लिख देगा राज्य की सरकार, फंस जाएंगे। राज्य की विधानसभा कहती है हम अपना नाम बदलना चाहते हैं, सुनील से सुनीलम करना चाहते हैं। जैसे केरल विधानसभा ने प्रस्ताव किया, केरला को हम केरलम कहेंगे। ध्यान दें यहां पर केरल यानी राज्य केवल सुझाव देता है, अंतिम शक्ति उसके पास नहीं। स्टेप 1 यानी केवल सजेशन, यानी सुझाव। अब आता है स्टेप 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब ये प्रपोजल गया सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। अब यहां सरकार आ रही, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है यानी विधानसभा के थ्रू। अब प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाता है, गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देखता है। और फिर उसके बाद तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट, यानी रोल ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 3 कहता है संसद में बिल आने से पहले राष्ट्रपति राज्य से राय मांगेंगे, यानी संसद में इस पर गृह मंत्रालय ने जांच करी, अब संसद इस पर बिल लाएगी। लेकिन फिर थर्ड स्टेज आती है कि प्रेसिडेंट राज्य से फिर से राय मांगते हैं। ठीक है, अब आता है चौथा, संसद में बिल आता है और यह ऑर्डिनरी बिल होता है, सामान्य बिल होता है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से पास होना। और फिर लोकसभा से पारित, राज्यसभा से पारित, दोनों से पारित होना जरूरी है। और फिर यानी पांचवा हो गया दोनों की सहमति, और 6 हो गया राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं और उसी दिन से नया नाम आधिकारिक नाम बन जाता है। क्लियर हो गया बेटा, कहीं से कोई जरूरत। अब आता है केरला से केरलम क्यों। केरलम एक्चुअली केरला का मलयालम लैंग्वेज का, जो केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका मूल शब्द है। जो उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, भाषाई पहचान, उनका जो सांस्कृतिक सम्मान और जो स्थानीय अस्मिता है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और यही भाषाई पहचान सभी राज्यों की बनी रहे। उनका जो कल्चरल सेल्फ स्टीम है, यानी सांस्कृतिक सम्मान वो बना रहे, स्थानीय अस्मिता बनी रहे। यही 1956 में जो हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था, राज्य पुनर्गठन कानून, वो भी इन्हीं 3 मूल्यों पर विश्वास करता था। और इन्हीं 3 मूल्यों के आधार पर इनका नाम रखा जा रहा है केरल से केरलम। और यह भारत में संघवाद को मजबूत करता है। ठीक है, अब संघवाद को मजबूत करता है, थोड़ा सा संघवाद भी समझिए कि भारत क्या है। भारत पूर्ण संघीय नहीं है अमेरिका की तरह, पूर्ण एकात्मक भी नहीं। इसे कहते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि राज्य मौजूद हैं लेकिन अंतिम नियंत्रण पार्लियामेंट के पास है। पहले भी नाम बदले गए हैं, जैसे मद्रास का तमिलनाडु, मैसूर का कर्नाटक, उड़ीसा का ओडिशा, उत्तरांचल का उत्तराखंड, पौंडीचेरी का पुडुचेरी। तो ये आपको ध्यान में रखना, उसी तर्ज पर यह भी किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमेशा से याद रखिएगा, भारत में राज्य बने हैं संविधान से, बट उनका नाम उनकी मर्जी से नहीं, वो भी संविधान से ही तय होता है। इसलिए भारत केवल देश नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिविलाइजेशन है। और इसको केवल इसी पेपर तक सीमित मत करिएगा। जीएस पेपर 1 में अगर जो इंडिया में सिलेबस है ना, कंपोजिट कल्चर, विविधता में एकता, डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, उस पर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये वहां पर भी एग्जांपल केरल से केरलम होला, यह भाषाई
जो पहचान है उसका संरक्षण है। तो भाषा, संस्कृति, जीएस पेपर 1 सोसाइटी में आपसे पूछा जाता है तो इसको वहां एज एग्जाम्पल भी लेकर के आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का जरा सा आप लोग एक बार उत्तर कीजिए, मतलब सोचिए इस प्रश्न के बारे में क्या आप कर पाएंगे बच्चों, फटाफट बोलिएगा, क्या आप सब इसे कर पाएंगे? कर पाएंगे भाई? बोलो बच्चों। ठीक है, अब भैया ये दो टॉपिक एक साथ आ रहे हैं, जरा इनको देखिए। चीन ने भारत की कर दी है शिकायत, कर दी है कि नहीं कर दी है? देखिएगा आप, चीन ने शिकायत कर दी है भारत की। तो पहला ये हो गया, और पीएलआई स्कीम की कर दी है मेरे प्यारे बच्चों। फिर दूसरा है डब्ल्यूटीओ मस्ट प्रोवाइड स्पेस फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। भाई हर देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग होती, थोड़ा सा लचीलापन दो, दूसरा आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों है और मुद्दा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसको जरा एक बार देखें, फिर मैं इसको समझाता हूं। एक बार आप जरा नीति का आनंद लीजिए। किसका आनंद लीजिए? नीति का, यानी पॉलिसी का आनंद लीजिए, और फिर आपको आएगा और मजा। दोनों आर्टिकल्स को एक बार आप न्यूज के रूप में पहले देख लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। और क्यों पढ़ रहे हैं फिर आते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस इश्यू के बाद जो आप न्यूज या इश्यू जो भी देख रहे हैं, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखूं, फिर उसके बाद बात आगे करेंगे। अगर कोई देश गरीब है और वो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता है, तो क्या उसे अपनी कंपनियों की मदद करनी चाहिए, अपनी इंडस्ट्री की मदद करनी चाहिए, या पूरी तरह खुला बाजार सिस्टम अपना अपना लेना चाहिए? बताएंगे आप? आपके अंदर से आंसर आएगा कि सर बिल्कुल हमें अपने पर फोकस होना चाहिए, और उसी फोकस को हमने पीएलआई स्कीम के तहत आगे भी बढ़ाया है। पीएलआई स्कीम आप सबको पता है, लेकिन भारत की पीएलआई योजना पर चीन ने शिकायत कर दी और डब्ल्यूटीओ ने उसको, उस शिकायत को स्वीकार भी कर लिया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये लेक्चर में हम समझेंगे कि दुनिया की आर्थिक राजनीति, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ क्या है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। 1995 में एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे सामने आता है। इसका काम क्या है? देशों के बीच के ट्रेड रूल्स को डिफाइन करना। दूसरा, अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो, उस डिस्प्यूट का सोल्यूशन। और तीसरा, ट्रेड वॉर को रोकना। सिंपल सी बात है। ट्रेड वॉर को तो ये रोक नहीं पा रहा, लेकिन वही है कि चाइना का इस समय इन्फ्लुएंस है, डब्ल्यूटीओ पे फंडिंग वगैरह अच्छा दे रहा है। खैर, तो जैसे क्रिकेट में एक अंपायर होता, आज इंडिया का मैच है, उसका भी थोड़ा मैं जिक्र कर दूं। कितने बच्चों को लगता है आज इंडिया जीतेगी? जोश में मत कहना, मतलब इंडिया जीतेगी, लेकिन क्या लगता है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इतना इजी होने वाला है? खैर, तो क्रिकेट में अंपायर होता है, वैसे ही वैश्विक व्यापार, ग्लोबल ट्रेड का भी एक अंपायर होता है, जिसे बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। अब मुझे बताइए, अब अगर अंपायर ही ना हो तो क्या होगा? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? नियम अलग अलग बनाएंगे, व्यापार युद्ध हो जाएगा। इसीलिए डब्ल्यूटीओ बना था। डब्ल्यूटीओ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी कि 3 स्ट्रक्चर पर काम करता है। पहला होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी दुनिया के व्यापार मंत्री इसमें निर्णय लेते हैं, और हर 2 साल पर इसकी मीटिंग होती है। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च निर्णय इसी में लिए जाते हैं। दूसरी, उसकी अपनी एक जनरल काउंसिल होती है, सामान्य परिषद, जो दैनिक काम संभालती है डब्ल्यूटीओ की। और तीसरा होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी विवाद निपटान के लिए एक निकाय बनाया गया है। और इसी निकाय में चाइना ने भारत का मामला ठेल दिया।
ये जो चाइना ने भारत का मामला ठेला है यही, यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। ठीक है, तो यहां तक की पिक्चर आपको क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि एक्चुअल में डब्ल्यूटीओ में कोई केस बनता कैसे, यानी चाइना ने जो केस लगाया, थोड़ा आप इसको और अच्छे से समझिए। तो स्टेप 1 में यही है कि देश शिकायत करता है, जैसे चाइना ने शिकायत करी। स्टेप 2 बातचीत होती है, किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। यानी शिकायत के बाद डब्ल्यूटीओ एक मौका देता है इंडिया चाइना के रिप्रेजेंटेटिव जो डब्ल्यूटीओ में, वो बात कर ले। फिर अगर बातचीत नहीं बनती तो स्टेप 3 आता है, एक पैनल बनता है। वही पैनल बनाया गया है जो जांच करेगा। स्टेप 4, उसके बाद स्टेप 5 में उस पर डिसीजन लेगा। यानी डब्ल्यूटीओ बिल्कुल ऐसा समझिएगा जैसे अदालतें हमारे यहां प्रोसेसिंग करती हैं, सेम वैसा ही अंतरराष्ट्रीय अदालत के जैसा इसका सिस्टम है। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई, मामला यहां कैसे है। अब आता है भारत की पीएलआई योजना। पीएलआई योजना क्या भाई? भारत में फैक्ट्री लगाओ, सरकार इस स्कीम के तहत कहती है ज्यादा उत्पादन करो और हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मोबाइल कंपनी विदेश की, आप इंडिया में आइए, या इंडिया वाले इंडिया में करें। तो मोबाइल कंपनी भारत में 10 लाख फोन बनाती है। सरकार कहती है जितना उत्पादन बढ़ाओगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। तो उद्देश्य क्या होता है कि भाई फैक्ट्री हमारे यहां लगे, तो फैक्टर आप प्रोडक्शन पर चलती, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो रोजगार मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया होगा। यही इसके 4 मोटिव है। आई होप आप समझ गए। लेकिन अब चीन को ये पची नहीं। चीन क्यों चाहेगा कि एक और मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यहां शुरू हो? तो चीन ने शिकायत क्यों की? चीन ने डब्ल्यूटीओ में कहा भारत घरेलू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको फायदा दे रहा है। भारत घरेलू उद्योग को फायदा दे रहा है। और डब्ल्यूटीओ का नियम क्या कहता है कि फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज के साथ आपको समान व्यवहार करना होगा। पीएलआई के तहत आप स्पेशल ट्रीटमेंट अपने यहां पर जो कंपनियां आपके लिए काम कर रही हैं उनको दे रहे हैं। और यहीं से विवाद शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपके सामने पूरा विवाद। अब दूसरा टॉपिक जो आर्टिकल है डब्ल्यूटीओ, ये वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी वर्सेस फ्री ट्रेड, ये भी जरा समझिएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी अब इस आर्टिकल पे हम लोग आगे वहीं से वही कहानी आगे बढ़ रही मेरे बच्चों। अब हम आपको ले चलेंगे 90s में, 1990 की शुरुआत में, 1990s में। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, 1990s में रूल्स क्या थे? सरकार इंटरवीन ना करे, बाजार तय करे कौन जीतेगा कौन हारेगा, यानी किसका माल किसकी टेरिटरी में जाएगा। लेकिन आज की दुनिया कैसी बन चुकी है, यानी टुडेज वर्ल्ड, यानी 90s में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये तय कर रहा था सिस्टम कैसे चलेगा, यानी मार्केट तय कर रही थी। लेकिन अब जब टुडे यानी कोविड-19 के बाद, तो जब कोविड आता है तो आज की दुनिया में क्या हो गया? सप्लाई चेन टूट गई बेटा ना। टूटी कि नहीं? चाइना ने ही तो कुछ जानबूझ के और कुछ लॉकडाउन के कारण टूटी। सेमीकंडक्टर चिप्स का संकट आया, एनर्जी क्राइसिस आई। तो ऐसे में देशों को क्या समझ में आया कि भैया केवल सस्ता सामान काफी नहीं है, देश की सप्लाई चेन की सुरक्षा भी जरूरी है। और यहीं से एक नए प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आती है। ठीक है, यानी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, जैसे अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो आज क्या हो रहा है? आज सभी देश अपने यहां जो भी इंडस्ट्री है उनको सब्सिडी दे रहे हैं। अमेरिका भी दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है, जापान भी दे रहा है, साउथ कोरिया भी दे रहा है, भारत भी दे रहा है, चाइना भी दे रहा है। मतलब सब वही कर रहे हैं जो कभी वो शुरुआत में कर चुके हैं। तो यही इसमें उठाया गया कि भैया अगर विकसित देशों ने अपनी इंडस्ट्री बचाई है ये सब करके, तो क्या विकासशील देशों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, मिलना चाहिए। यानी देश को अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने की स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि बिना औद्योगिक नीति के तो विकास संभव ही नहीं। ठीक है, तो बस यही यहां पर डिस्कस हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न आते ही रहते हैं इन सब, देखिए पीएलआई वगैरह को लेकर के, तो आप सिलेबस में आएंगे तो इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना,
चाइना की नीति का हम पर इम्पैक्ट, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान WTO, तो ये हो गया। फिर देखिए अब PLI पर प्रश्न पूछा, PLI के साथ जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। अब देखिए आज आपने एक मुद्दा सीखा कि चाइना ने कैसे जो है मामले को फंसा दिया है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती रही हैं और आगे पूछी जाएंगी। अब इस प्रश्न को आप देखिए और बताइए कि क्या आप लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे, मतलब समझ गए। अब अगला टॉपिक आपके सामने वही इनोवेशन वाला जो हवा क्रिएट किया गया है। इनोवेशन 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 इनोवेशन, मतलब हमारे देश में केवल इनोवेशन हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। मृग तृष्णा क्या है भैया? मृग तृष्णा मिराज, इंडियाज इनोवेशन मिराज। मुझे लगता है जो मिराज वगैरह उसका भी यही आज थोड़ा सा जो AI समिट, ठीक है, अच्छी चीज है उसकी हमें, लेकिन जो AI समिट को ही सब कुछ मान लेते हैं, उनके लिए उन सभी से यह प्रश्न है कि जो AI समिट को बहुत सक्सेसफुल मान रहे हैं। और समझ लीजिए आप सब भी अगर मान रहे हैं तो आपसे एक प्रश्न है कि अगर कोई देश हजारों पेटेंट फाइल कर दे, क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा हजारों स्टार्टअप खोल दे, और तीसरा AI सबमिट करा दे, तो क्या वह देश ऑटोमेटिकली इनोवेशन हब या इनोवेशन पावर बन जाता है? जवाब है जरूरी नहीं है, बन भी सकता और नहीं भी बन सकता है। और पूरा लेक्चर इसी विषय की खोज करेगा कि ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे, इनोवेशन वास्तव में क्या होता है, नंबर 1। सेकंड, भारत को इनोवेशन मिराज क्यों कहा गया है इस आर्टिकल में। तीसरा, AI सबमिट विवाद क्या था। और चौथा, पेटेंट फाइलिंग वर्सेस रियल इनोवेशन, इसका क्या अर्थ है। और फिफ्थ, चीन क्यों सफल हुआ। 6, भारत कहां फंस रहा है। और अब ये से IQIP तो लगा ही रहेगा। तो इनोवेशन क्या है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक, इनोवेशन क्या है इसको लिखिएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, इन्वेंशन इज नॉट इनोवेशन। आविष्कार नवाचार नहीं होता है। इन्वेंशन का मतलब होता है नई खोज। इनोवेशन का मतलब होता है खोज प्लस उपयोग प्लस मार्केट में सफलता, तीनों वर्ड लिखिएगा। यानी इन्वेंशन क्या हो गया, इन्वेंशन का मतलब केवल एक नई खोज आपने कर दी कि आपने भाप का स्टीम इंजन बना दिया, लेकिन उस स्टीम इंजन का उपयोग कैसे होगा, ट्रेन कैसे बनेगी, लोग उसमें बैठ करके पैसा कैसे कमाएंगे, तो ये तीन चीजें। तो इनोवेशन इज इक्वल टू क्या बेटा, इन्वेंशन भी इसमें है यानी खोज भी है, प्लस उसका यूज यानी उपयोग है, और मार्केट में सक्सेस भी है। इन्वेंशन, यूज एंड मार्केट सक्सेस यानी IQIP। मतलब सिंपल है, कॉमर्शलाइजेशन पर इनोवेशन फोकस करता है कि तकनीक से क्या आर्थिक लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी अगर कोई टेक्नोलॉजी समाज में आती है और समाज के लिए उपयोगी नहीं, तो उसको इनोवेशन नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, लैब में ड्रोन बनाना इन्वेंशन है, और अमेजॉन जैसा डिलीवरी सिस्टम बनाना इनोवेशन है। आई होप आप समझ गए। अब आता भारत की समस्या कहां, बिगिनिंग को ही सक्सेस मान लेना। आप लोगों में से किसी की है, मेरी तो कभी नहीं रही है। बिगिनिंग यानी शुरुआत अच्छी हुई तो हमें लगता है हम रगड़ के रख देंगे, नहीं। बिगिनिंग को ही सक्सेस मान लेना, ये भारत के नीति निर्माताओं की सबसे बड़ी मार, फूल माला केक कटने लगता है। यानी भारत में अक्सर क्या होता, प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ सक्सेस मान लिया जाता है, सबमिट हुआ सक्सेस मान लिया जाता है, प्रोटोटाइप बना सक्सेस मान लिया जाता है। लेकिन दुनिया क्या देखती है, ग्लोबल डोमिनेंस आपका कितना है, टेक्नोलॉजी में लीडरशिप आप ग्लोबली कितनी दे पा रहे। लीडरशिप मतलब चैट जीपीटी वगैरह आपके हैं कि नहीं, मार्केट एडॉप्शन आप कितना बढ़िया कर लेते हैं। इसी गैप को एडिटोरियल ने कहा इनोवेशन मिराज, कि हमारे पास ये नहीं है, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं सक्सेस मान ले रहे हैं, सबमिट हो रही सक्सेस मान रहे हैं, प्रोटोटाइप बना सक्सेस मान ले रहे हैं, लेकिन दुनिया तो कुछ और ही मांग रही है। यानी ये तीन काम किए तो हमने इनोवेशन इनोवेशन इंडिया में हो रहा है,
लेकिन वो देख रहे तुम्हारा इनोवेशन ग्लोबली कितना डोमिनेट कर रहा है। वो देखते हैं टेक्नोलॉजी में आप कितना लीडरशिप वर्ल्ड की कर रहे हैं, मार्केट को कितना आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि भारत का ये जो नवाचार है मिराज, चूंकि ये तीनों चीजें तो है ही नहीं, ऊपर की तीनों चीजें लेकर के बंदा खुश है। अब उसके बाद इन्होंने भी हमारे लिए इतना ही इस आर्टिकल में काम करा। अब उसके बाद वही जो मीडिया में चला, इन्होंने उदाहरण दिया कि एआई समिट में एक विश्वविद्यालय गलगोटिया, आप सबको पता है, चाइनीज रोबोडॉग को इंडियन इनोवेशन बताकर दिखाया। जब सवाल आया तो केवल नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है। तो ये सारी बात है। तो ये फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे यहां क्या है, पेटेंट फाइलिंग होती है, लेकिन पेटेंट को फाइल करने और आउटकम में बदलने में बड़ा डिफरेंस होता है ना। यानी पेटेंट फाइलिंग भी कम है, पेटेंट सक्सेस भी कम है। नहीं, पेटेंट फाइलिंग बहुत रोका करो, तभी तो मजा आएगा। मैं चौंकाने के लिए करता हूं। पेटेंट फाइलिंग बहुत ज्यादा है, पेटेंट की सक्सेस कम है, मार्केट में प्रोडक्ट कम आते हैं हमारे इनोवेशन से। तो आप कहेंगे सर सप्लाई चेन आपने बताया, क्या आप पेटेंट या इनोवेशन चेन बता सकते हैं? लिख लीजिएगा, इनोवेशन चेन। आप मुझे ऑनेस्टी से बताइएगा, आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं इनोवेशन चेन? तो ऐसे ही जैसे सप्लाई चेन पढ़ाया हूं, वो भी आइडिया, सबसे पहले आइडिया, फिर आइडिया को आगे बढ़ा के करते हैं पेटेंट फाइलिंग। क्या करते हैं? पेटेंट फाइल करते हैं, फाइलिंग। फिर अगला स्टेप क्या होता है? पेटेंट ग्रांट हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट बन जाता है। क्या हो जाता है? और फिर उसके बाद ग्लोबल ब्रांड बन जाता है। यानी हम केवल ये होता है इनोवेशन चेन। यानी हम केवल एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, केवल ये फाइल ये कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो गया। तो इनोवेशन चेन में हम केवल फॉर्म भरने वाले हैं बस। तो चीन का मॉडल क्यों सफल हो रहा है? 20 साल पहले चाइनीज प्रोडक्ट कॉपी प्रोडक्ट कहे जाते थे, आपको पता है। आज चाइना टेक्नोलॉजी का लीडर। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया है, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, मैसिव आर&डी इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट में अपने ब्रांड को टेस्ट किया है। तो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन बेटा मैराथन माइंडसेट का होता है, मैराथन माइंडसेट। बट हमारे यहां इनोवेशन को स्प्रिंट माइंडसेट यानी 100 मीटर की रेस की तरह देखा जा रहा है। तो समस्या तो होगी। मतलब सरकार पेटेंट फाइलिंग पर पैसा देती है, आपने कितना पेटेंट फाइल किया उसके आधार पर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ती है। अब जरा देखिएगा, असली बीमारी जो आपको बताने जा रहा हूं, इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा, उसकी असली समस्या, उसकी असली जड़। अब सरकार कहती है पेटेंट फाइल करने पे पैसा देंगे, रैंकिंग आपकी जो यूनिवर्सिटी इंडिया की एनआरएफ रैंकिंग निकलती है उसमें जो लोग ज्यादा फाइल करेंगे उनकी रैंकिंग बढ़ेगी। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है? उन्होंने कहा, गलगोटिया ने क्या किया, यही सारी यूनिवर्सिटी करती है, खूब पेटेंट फाइल करो, सरकार से ग्रांट लो, ग्रांट तो देना है नहीं, कोई टैक्स है नहीं उस पर, तो पेटेंट फाइल करो, ग्रांट लो, अपनी रैंक बढ़ाओ। रैंक देख करके नई पीढ़ी के केयरलेस यूजलेस युवा जाकर के वहां पढ़ेंगे। मैं नहीं कह रहा, यूपीएससी कह रहा है। और एडमिशन बढ़ाओ, इनोवेशन बन गया। यानी भारत का इनोवेशन पेपर एक्टिविटी है, इसे कहते हैं इंसेंटिव डिस्टॉर्शन। कि आपका इंसेंटिव सब विकृति पैदा कर दे रहा है इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम में, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि आपने इनोवेशन थिएटर बना दिया। मतलब कि जब क्वांटिटी को आप रिवार्ड दें, जब क्वालिटी को आप इग्नोर करें, तो इनोवेशन क्या बन जाता है? एक शो पीस, जैसे थिएटर में सब कुछ होता है, एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन, ये बन जाता है इनोवेशन। क्या नहीं बनता है? टेक्नोलॉजी पावर। अब आता है कि सर क्या सब दुख वाली बात है, कुछ सुख वाली बात नहीं? कहेंगे नहीं भाई है,
क्या भारत के पास पोटेंशियल है? हाँ, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि भारत के पास वो हमेशा क्या है, टैलेंट है, यूथ पॉपुलेशन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई आधार है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ह्यूज मार्केट है और बहुत बड़ा कंज्यूमर है, परचेजिंग पावर वाला। तो संभावना ये 4-5 पॉइंट देते हैं, लेकिन कमी है, डीप रिसर्च कल्चर नहीं है। जिस देश में रील इतनी चलती हो दोस्त, हमारे जैसे टीचर कैसे, मेरी टीम ने मुझे जबरदस्ती यूट्यूब पे अब घसीट लिया है 2 मार्च से। ये मेरी टीम के दिमाग की उपज है, मेरी बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे इतना, जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं वो सब लोग, सब इंक्लूडिंग आदित्य सर, ईच एंड एवरीवन, कि आप जो है यूट्यूब पे अब फिर से करिए, ऐसा है, ये है, वो है, नए बच्चे कैसे कनेक्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं भैया, हमारा देश हमारे जैसे टीचर के लिए बना ही नहीं है। 2, ढाई, 3 घंटे, 4 घंटे के लेक्चर कौन बर्दाश्त कर पाएगा भाई? जब 20 मिनट में हिंदू खत्म कर दिया जा रहा है 20 मिनट्स में, और एक बच्चा जो इंजीनियर है, आईटीआर, जिसका लर्निंग आउटकम अच्छा हुआ करके बोल भी देगा भैया ये जो 20 मिनट वाला इसी से मेरा हुआ। अबे भाई, तू यार पढ़ने में बहुत तेज रहा होगा बचपन से, लेकिन तेरी क्लास में क्या तेरे जैसे ही 100 में से 100 के बच्चे थे? वो कभी नहीं सोचता। जैसे जो टॉप किया उसने कहते हमने तो बस यही हिंदू देखा, अब चाहे प्लान से चाहे कैसे भी देखा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो तुमने ये सोचा, तुमने तो ऐसा फेंका कि अब जो तुम्हारा इंटरव्यू देखेगा सबको लगेगा गुरु 20 मिनट ही देखना चाहिए। 20 मिनट में आप क्या अचीव कर पाओगे अगर आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड तबाह वाला है, जो कि इंडिया के 95% बच्चों का तबाह होता है, खासकर रीजनल हिंदी मीडियम और जो लोअर मिडिल क्लास के इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, मतलब स्कूल अच्छे नहीं उतने, इंग्लिश मीडियम भले वो पढ़े, पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, यानी पेरेंटिंग मतलब इंग्लिश बोलने वगैरह की प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसे में भारी भरकम इंग्लिश लेक्चर उनके ऊपर बाउंसर करके निकल जाते हैं। सोचिएगा आप इस पर, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं जो है होता है। और आप जितने भी गिनीज बुक के रिकॉर्ड आते हैं इंडिया वगैरह में, मुझे कभी इन्फ्लुएंस नहीं करते बेटा। आप कुछ भी कर लो, आप एक साथ रट करके इतना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा। आप खुश हो रहे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले हो रहे, लेकिन आप चेन नहीं बना पा रहे। हाँ, आपने अगर मेमोराइज किया है कोई कॉन्सेप्ट, चाहे गिनीज बुक में है चाहे किसी भी बुक में, तो उसका एक चैन बनाइए, तब तो मजा है। नहीं तो बस केवल अखबार में मेरा नाम आ गया, पत्रिका में मेरा नाम आ गया, बेकार है। मुझे 1% भी ऐसे बच्चे कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। तो भारत को क्या करना होगा? फाइलिंग नहीं, फाइलिंग को ग्रांट मत दो, रिवार्ड, ठीक है ना, इसे बिल्कुल मत दो, ठीक है ना। रिसर्च को मार्केट से जोड़ो, डीप टेक इन्वेस्टमेंट करो, यूनिवर्सिटी की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करो और आउटकम बेस्ड गवर्नेंस लेकर के आओ। और फिर उसके बाद इस यूपीएससी क्वेश्चन सिलेबस बेटा सब हुई, क्या बताने की जरूरत नहीं है। और ये मॉडल क्वेश्चन एक बार आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देख सकते हैं। इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, तो सेम उसी, अब ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इस प्रश्न को आप देखिए और बताइए क्या सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे भाई? अब एजेंटिक एआई और फिर कॉमन सेंस से इफ एआई कैन डू ह्यूमन जॉब्स देयर विल बी जॉब लॉसेस, ये तो क्या इसको मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है? ऑनेस्टी से आप बताइए दोनों टॉपिक को बच्चों, ये टॉपिक आपको पढ़ाने की आवश्यकता है? बोलो बेटा, क्या ये पढ़ाने की आवश्यकता है? क्या है इसमें? भैया नौकरी लेगा या नौकरी देगा? तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्टार्ट हो जाता है। तो बस आज कुछ बातें मैं इसमें अलहदा कहूंगा कि ये जो विषय है ना, इसको थोड़ा आज एक अलग ढंग से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यूपीएससी, ये जो टॉपिक है मेरे बच्चे, ये यूपीएससी, दूसरा कैरियर और तीसरा मानव सभ्यता, तीनों से जुड़ा हुआ है।
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जब ट्रैक्टर आया तो खेत में मैनुअल काम कम हो गए, या जब कंप्यूटर आया तो क्या ऑफिस बंद हो गए? आप कहेंगे नहीं। लेकिन क्या ट्रैक्टर आने से खेती करने का तरीका बदल नहीं गया? क्या कंप्यूटर आने से ऑफिस में काम करने वाले लोगों का नेचर, उनकी प्रकृति बदल नहीं गई? आप कहेंगे हां। यही परिवर्तन एआई आज लेकर के आया है। एआई यानी ऐसी मशीन जो लर्न कर सके, रीजन दे सके और डिसाइड कर सके, यानी जो सीख सके, सोच सके और निर्णय ले सके। पहले मशीन केवल आदेश मानती थी, अब मशीन सोचने जैसी क्षमता विकसित कर रही है। और उसी का नया चरण है मेरे प्यारे बंचों, जिसे हम कहते हैं एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई मींस ऐसा एआई जो खुद काम प्लान करे, एजेंट हो जाए वो आपकी, कई स्टेप्स में उसे पूरा कर ले और इंसान की तरह निर्णय ले। यानी एआई अब टूल नहीं, डिजिटल एम्प्लॉय बन रहा है कि डिजिटल काम करने के लिए अब किसी फिजिकल इंसान की जरूरत नहीं है, यही करेगा। यही है एआई एजेंटिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी इस क्लास के बारे में बात करूं, तो जैसे मैंने कहा, मैं 1 मार्च से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्च को टेस्ट लूंगा, ठीक है। उसके बाद उसका एनालिसिस करूंगा। तो एजेंटिक एआई भी उस ये काम कर सकता है। अगर मैं ना करूं तो एजेंटिक एआई कैसे करेगा? वो आपकी कॉपी लेगा, उसका एनालिसिस करेगा, फिर एनालिसिस का डेटा कलेक्ट करेगा, फिर एक रिपोर्ट लिखेगा हर एक बच्चे के हिसाब से, और फिर उसको एक फाइनल कोई व्यक्ति जो मेरी कंपनी का मैनेजर या कुछ भी हो उसको चेक करेगा। ठीक है ना? बोलिए। ये सारा काम एआई खुद करेगा, यानी खुद ही डेटा एनालाइज, रिपोर्ट जनरेट और प्रेजेंटेशन आपकी बना देगा। यानी अब मैनेजर भी वही है, सब कुछ वही है। हमारा मैनेजर वहां काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आता है। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 2 यहां पर आ जाता है। आर्टिकल नंबर 2 ये, यानी जो ये एक स्टेटमेंट है, एआई और एम्प्लॉयमेंट। आज दुनिया में दो विचार चल रहे हैं, पहला जॉब खत्म होंगी, दूसरा जॉब बदलेंगी। सच क्या है? दोनों सही हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। याद रखें, जैसे हम फेज 1 पे बात करते हैं, एआई मदद करता है, जॉब सुरक्षित है। जैसे गूगल मैप्स ने ड्राइवर खत्म किए क्या? नहीं खत्म किए ना। ठीक वैसे दूसरी स्टेज कंप्रेशन फेज, आज भारत कंप्रेशन फेज में है। कम लोग ज्यादा काम। पहले 5 प्रोग्रामर होते थे किसी कंपनी में, अब 2 प्रोग्रामर हैं प्लस एआई है, 3 प्रोग्रामर निकल गए। इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कंप्रेशन। तो एम्प्लॉयमेंट को कंप्रेस कर रहा है, 5 के बजाय 2 कर रहा है। फिर इसका स्टेज 3 होगा डिसरप्शन फेज, जब एआई खुद काम पूरा करने लगे। ये तीसरा वाला, जैसे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। अब क्या होगा कि गूगल मैप आया तो ड्राइवर की मांग कम नहीं हुई, लेकिन अब इस थर्ड फेज डिसरप्शन फेज में जब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आएंगे तो ड्राइवर की मांग कम हो जाएगी कि नहीं? मजा आया? बस वही चीज उसी को लेकर के बताएगा। व्हाइट कॉलर जॉब्स खतरे में। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब जो मानसिक कार्य करने वाली पॉपुलेशन है, यानी जो कोडिंग करती है, डेटा एनालिसिस, ऑफिस में बैठकर डेटा एनालिसिस करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है, रिपोर्टिंग करती है। एआई इन कामों में बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि एआई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में इंसान से तेज है। सबसे बड़ा खतरा मिडिल लेवल जॉब्स पर है, याद रखिएगा। और असली समस्या जॉब लॉस नहीं है, समस्या बेरोजगारी नहीं है, समस्या स्किल मिसमैच की, जो हमारे यहां शुरू से अब तो और बढ़ेगी। यानी यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही है, इंडस्ट्री जो मांग कर रही है, दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल, ग्रेजुएट एक्सेल सीखता है, कंपनी एआई ऑटोमेशन चाहती है। अब एक्सेल वाला एआई पर कैसे काम कर पाएगा? उसी को लेकर के यहां पर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है मेरे प्यारे बच्चों। इनका नाम है योशुआ बेन गियो। वो कहते हैं
कि अगर एआई 90% कोडिंग कर दे तो सॉफ्टवेयर सस्ता होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी दोनों, लेकिन वर्कर्स की जरूरत कम हो सकती है। वही उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होगा। अब आता है एक और बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं कि एआई से पैसा किसे मिलेगा। टेक कंपनियों को, एआई के मालिकों को, डेटा कंट्रोलर को, और इससे एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। तो भारत के लिए कहते हैं खतरा भी है बट अवसर भी है। अब अवसर कैसे? भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, जैसा मैंने पीछे आपको बताया, इसलिए एआई भारत के लिए अपॉर्चुनिटी। न्यू टेक जॉब्स हमारे यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, स्टार्टअप इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी बूम, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज है, जॉब ट्रांजिशन का चैलेंज है। एक जॉब से दूसरी जॉब लेने में बीच में वो जो जॉबलेस होगा उसका क्या, स्किल ट्रेनिंग कैसे देंगे, सोशल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ये सारे मुद्दे। आज भी हम जाति धर्म में ही बटे पड़े हैं और सुबह से शाम केवल यही हो रहा कि एक सत्ता पक्ष को गाली, सत्ता पक्ष वाला विपक्ष को गाली, और बाकी हम सब यूट्यूब में जितने लोग हैं सब इसी में बटे हुए हैं। वो उनकी दोहरा, वो उनकी दोहरा। लेकिन जो क्रिएटिवनेस है, जो हर एक जाति के इन्फ्लुएंसर्स इस समय यूट्यूब पे आ गए हैं, आप उनको कभी चेक करिए, वो उस जाति के लिए ट्रस्ट करिए, चाहे वो एससी एसटी कम्युनिटी के कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी के हो, चाहे वो वुमेन कम्युनिटी के हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो, चाहे किसी भी जनरल कैटेगरी की कम्युनिटी के हो। आप ऑनेस्टी से उनको जरा उठा करके देखिए। सरकारी नौकरी की सूचना देने के अलावा, जबकि उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी 200 300 400 पोस्ट है और भरने वाले 5 लाख 8 लाख 20 लाख 50 लाख, तो क्या उसके अलावा वो कभी कुछ सोचवा पाते हैं? इनफैक्ट बहुत से लोग तो सोचवा ही नहीं पाते। आप सोचिए उन कैटेगरीज के लोगों को जो आज सबके नेता बने, यानी वो भी वही काम कर रहे हैं जो राजनीति वाले कर रहे हैं, और जनता भी उन्हीं में मगन है, पागल है, और जो बची हुई वो रील बना रही है बिना ये सोचे कि अगर वर्स्ट कंडीशन आए तो उसमें सर्वाइवल कैसे किया जाएगा। वही कर पाता है जो स्किल्ड होता है। तो ये सब कौन सिखाएगा? लेकिन खैर, आज सब मस्त हैं बस एक ही चीज में, और उस मस्ती का नाम है कि भाई या तो नेता बनना है, या तो मंत्री बनना है, नहीं तो फिर राज्यसभा का मेंबर बनना है। पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, जबकि देश की नीड कुछ और है। अब आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट मस्ट गेदर पेस। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि नहीं? किसमें? इकोनॉमिक सर्वे में भाई पढ़ा चुका हूं कि नहीं? ऑनेस्टी से बताइए। बोलो भाई। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक आपके सामने। विनिवेश को गति पकड़नी होगी। विनिवेश क्या है? सरकार का रेवेन्यू है कि नहीं? सरकार का रेवेन्यू है कि नहीं, आप बताइए। और ऑब्वियस है, ये पूरा टॉपिक जाएगा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ये कनेक्ट होगा। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या सरकार को होटल चलाना चाहिए? एक, क्या सरकार एयरलाइन चलाए? दो, क्या सरकार मोबाइल कंपनी चलाए? तीन, बताएं। आप कहेंगे सर थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, कि अगर सरकार ये सब करने लगे, यानी व्यापार चलाने लगे, तो नीति कौन बनाएगा? पॉलिसी किसके लिए, कि व्यापार कैसे चले? रेगुलेशन कौन करेगा, कि भाई जो व्यापार कर रहे हो उसका रेगुलेशन भी तो होना चाहिए। और तीसरा, वेलफेयर स्टेट है तो जनता की सेवा कौन करेगा? तो इन्हीं डायलेमा के बीच से विनिवेश का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी 21st सेंचुरी में स्टेट की भूमिका बदल रही है, और विनिवेश उसी बदलती भूमिका का एक एग्जाम्पल। अभी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, पिछले स्लाइड में भारत ने क्या अपनाया? भारत ने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र हमारे यहां वैसा था नहीं जैसा यूरोप अमेरिका में था, यानी निजी क्षेत्र कमजोर था, कैपिटल की कमी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी था।
तो सरकार ने क्या किया? स्टील प्लांट बनाए, बैंक्स बनाए, एयरलाइन बनाई, टेलीकॉम कंपनीज बनाई, ऑयल कंपनी बनाई, यानी सब में सरकार की भूमिका रही, यानी सरकार व्यापारी बन गई। ठीक है ना? और ये सब जब किया गया तो इसके लिए एक सेंटेंस यूज किया गया जिसे कहते हैं कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। मींस अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य का कंट्रोल हो गया। ठीक है? जैसे भेल, सेल, एयर इंडिया, बीएसएनएल, ओएनजीसी किसने बनाए? आप कहेंगे सब सर, सब सरकार ने बनाए। तो फिर आपके मन में आ गया कि सर ठीक है, मिक्स इकोनॉमी हमें समझ में आ गया, पर सर समस्या क्या रही? समस्या कब शुरू हुई? तो समय के साथ ये जो कंपनियां सरकार ने बनाई थी, घाटे बढ़ने लग गए, इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने लगा, इनकी एफिशिएंसी यानी दक्षता कम हुई, टैक्स पेयर्स का पैसा डूबने लगा, और यहीं से शुरू हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म थिंकिंग, आर्थिक सुधार सोच। और उसी आर्थिक सुधार सोच से यह विषय जुड़ा 1991 में, जिसका नाम है विनिवेश। यानी 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, भुगतान संतुलन का संकट हुआ, उसके बाद भारत ने 3 बड़े रिफॉर्म किए। एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। और यही पहली बार जो शब्द आया था, वो शब्द आया था डिसइन्वेस्टमेंट। यानी सरकार ने जो पीछे कंपनियां बनाई, आपने देखा, उसमें अपना शेयर बेच देती है, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। और डिसइन्वेस्टमेंट को कभी भी प्राइवेटाइजेशन मत समझिएगा। हर विनिवेश निजीकरण नहीं होता, मतलब कुछ होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये स्टेट की भूमिका क्यों बदली 1991 के बाद? तो स्वाभाविक है, जो मॉडर्न इकोनॉमी वो क्या कहती है कि सरकार को हेल्थ पर, एजुकेशन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, मॉडर्न इकोनॉमी ये भी बताती है। साबुन नहीं बनाना है, होटल नहीं चलाना है, एयरलाइन नहीं चलाना है, यानी इस प्रकार के काम, व्यापार के आपको नहीं करना है। इसीलिए एक नया मॉडल निकल करके आया 1990s के डिकेड में, प्रोड्यूसर स्टेट से रेगुलेटर स्टेट। क्या आया मेरे बच्चों? प्रोड्यूसर स्टेट से रेगुलेटर स्टेट, मतलब कि भैया राज्य अभी उत्पादन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, अब इससे आगे बढ़ो, आप नियमन करो, बाकी लोग, बाकी संस्थाएं और जनता मिल करके व्यापार और बिजनेस करें। ठीक है? ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल की, एयर इंडिया घाटे में थी, सरकार हर साल उसको हजारों करोड़ दे रही थी। जब टाटा ग्रुप को बेची गई तो सरकार का फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ और कंपनी की दक्षता भी बढ़ी। तो आई होप आप समझ गए। अब यह आता है कि विनिवेश किस लिए होता है? विनिवेश केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। यही इस एडिटोरियल का सबसे बड़ा संदेश है। विनिवेश का उद्देश्य फिजिकल डेफिसिट कम करना, यानी बिना टैक्स बढ़ाए पैसा इकट्ठा करना अपने रेवेन्यू के लिए। दूसरा, एफिशिएंसी लाना, प्राइवेट ऑनरशिप आती है तो कंपटीशन बढ़ता है। तीसरा, कैपिटल मार्केट से लाखों नए निवेशकों को जोड़ना और बेटर गवर्नेंस देना, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। ठीक है? तो बस यही सारी बातें हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं विनिवेश वगैरह क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिटेल से करा चुका हूं, तो उसको फिर से बताने की जरूरत नहीं लगती मुझे। ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, इसको आप बढ़िया से लिखिएगा। अब ये अगला टॉपिक तो मुझे शायद लगता है कि टच करने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या टच करने की जरूरत नहीं? भैया एजुकेशन रिफॉर्म करो, एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग सबको दो, वही चीज फिर से रिपीट हुई है। तो मैंने ये टॉपिक आपको बता दिया, इसमें मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। ठीक है ना? तो और एक क्वेश्चन बना दिया जिनके आप प्रैक्टिस, अच्छा क्वेश्चन भी नहीं, यानी इसकी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? हो गया? द चेंजिंग फेस ऑफ द फैक्ट्री, कारखाने का बदलता चेहरा जरा देखेगा। यानी विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीडीपी के लगभग 25% तक लाना, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है?
यह लेख बताता है कि यह लक्ष्य केवल अधिक फैक्ट्री खोलने से नहीं बल्कि फैक्ट्री के पूरे मॉडल को बदलने से हासिल होगा। आधुनिक फैक्ट्री अब केवल मशीनों का स्थान नहीं रही है, वही एआई, डेटा एनालिटिक्स, यानी इन सब में आपको आत्मनिर्भरता लानी होगी। बस इतना ही आपको इसमें से पढ़ना है, यानी वही एआई वगैरह जो पढ़ा रहा हूं सब उसी के साथ जुड़े हुए टॉपिक की मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई इकोसिस्टम हमें डेवलप करना होगा। ठीक है, और इकोनॉमी फिर एक मैंने प्रश्न यहां पर है, ठीक है ना। आप यह प्रश्न करेंगे तो चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें, ठीक है ना। कुछ भी डिटेल नहीं, उसी एआई का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग तब तक देखिएगा। ठीक है बेटे, एनी डाउट किसी भी बच्चे को? ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है अगला टॉपिक आपका, द इवॉल्विंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का नेचर बदल रहा है। आप लोग इस पर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के दौर के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो ये बदल गया है, पूरा नेचर बदल गया। वो कैसे बदल गया वो हल्का सा समझा दूं। यानी सिंपल यार, पहले जो व्यापार होते थे ना वो नियम से चलते थे, रूल्स से। आज व्यापार रणनीति से चलते हैं, दैट्स इट। बस यही दो शब्द आपको याद रखने, मैं इसको बहुत बारी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बस इसमें जो लिखा गया है कि भैया पहले रूल से चलते थे, अब रणनीति से चलते हैं, और इसी रूल्स वर्सेस रणनीति को यह आर्टिकल समझाता है। ठीक है ना। अरे भाई स्ट्रेटजी से नहीं चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कैसे चाह रहा है, तो बस वही प्रश्न भी यहां पर मैंने एक बना दिया है। हो चुका है कि नहीं बेटा, बहुत बार ये टॉपिक ऑनेस्टी से बताइए, हो चुका है कि नहीं। बस मैं केवल आपको उन शब्दों से परिचित कराने के लिए इस प्रकार के टॉपिक रखता हूं जिससे इस बदलते नेचर को आप पकड़ पाए। देखिए क्या करा, ठीक है, बहुपक्षवाद से द्विपक्षीय तरफ अब बढ़ रहा है, और यही यूपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है, एनसीईआरटी पर भ्रष्टाचार संबंधी टिप्पणी पर सुआमोटो ले लिया है। ले लिया है कि नहीं लिया है भाई, बोलिए भाई। हाँ? ले लिया है कि नहीं? तो न्यूज क्या है आप यहां से देख सकते हैं, सुआमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेना। ठीक है, तो इसको आप कर पाएंगे बच्चों? कर पाएंगे भाई? ये क्लास 8th की सोशल साइंस की पुस्तक है, उसमें जुडिशरी में करप्शन ऐसा कहा गया। तो ऐसे में अदालत हो गई खफा, उसने कहा क्या स्कूल की किताबों में इंस्टीट्यूशन की आलोचना इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्रों के मन में अविश्वास पैदा हो। ये उनका प्रश्न है, लेकिन अब इसी प्रश्न पर आपसे मेरा एक प्रश्न है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन से ही चलती है, या पब्लिक ट्रस्ट भी उतना ही जरूरी है? बोलिए भाई। तो जुडिशरी आप सबको पता है, सुओ मोटो पावर यानी स्वतः संज्ञान मीन्स बिना किसी याचिका के अदालत खुद केस जब शुरू करे। क्यों करता है ऐसा सुओ मोटो? जब उसको लगता है कि इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी यानी गरिमा खतरे में है,
जो सिटीजन्स के राइट यानी नागरिकों के अधिकार वो प्रभावित हो रहे हैं, या जो पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न हो। और यह शक्ति न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका यानी जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाती है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म पर कुछ है, सुओ मोटो वाला ये एग्जांपल में डाल दीजिए। अब एनसीईआरटी की का क्या रोल है? तो एनसीईआरटी केवल बुक नहीं छापता, वह नेशनल करिकुलम तय करता है, बच्चों की सोच यानी माइंडसेट को फॉर्मेट करता है, लोकतांत्रिक नागरिक तैयार करता है। इसलिए किताबों की भाषा का इंपैक्ट गहरा होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब यहां पर ये जो विवाद है जो आप मीडिया में सुन रहे हैं, उससे थोड़ा कुछ पॉइंट मैं आपके सामने अलग रख रहा हूं। मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, सुनील अभिव्यक्ति, ये विवाद केवल किताब का नहीं है। ये तीन बड़े सवाल खड़े करता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से पहला है एकेडमिक फ्रीडम का, अकादमिक स्वतंत्रता का, कि क्या जो एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उन वो अन्य इंस्टीट्यूशंस की आलोचना कर सकती हैं। तो इसका आंसर क्या है? आप कहोगे हां सर, लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है। और ये कोई आलोचना भी थी, उन्होंने लिखा कि करप्शन है, और डेटा क्या कहता, करप्शन तो है ही है। दूसरा मुद्दा आता है मेरे प्यारे बच्चों इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का, यानी संस्थागत गरिमा। क्या आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिससे विश्वास टूट जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र विश्वास पर चलता है। तीसरा, डेमोक्रेटिक बैलेंस यानी लोकतांत्रिक संतुलन। यही असली यूपीएससी कॉन्सेप्ट है और मेरी सोच भी है। आलोचना हो लेकिन जिम्मेदार आलोचना हो। तो अगर मैं एनसीईआरटी होता तो मैं क्या लिखता उस एनसीईआरटी में, ध्यान से समझिएगा। और मैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता तो मैं क्या कहता, दोनों चीजें आपको बताता हूं। अगर मैं एनसीईआरटी का राइटर होता तो मैं किताब कैसे लिखता, यही जो मैंने तीसरा पिलर आपको बताया। मैं लिखता कि न्यायपालिका में भी कुछ भ्रष्टाचार के केस सामने आए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, लेकिन आजादी के बाद से अगर हम न्यायपालिका की भूमिका को देखें तो सराहनीय भूमिका निभाई है। और 10, 20, 50, 1, 2 करप्शन और 10, 20, 30 अच्छी भूमिका का जिक्र कर दिया जाता। और फिर कहा जाता है केसेस भी पेंडिंग है, 5 लाख, 6 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, जो भी आंकड़े। लेकिन पेंडेंसी के साथ भी न्यायपालिका ने समय के साथ न्याय संभव बनाया है। आवश्यकता है और रिफॉर्म्स की। और ऐसे में अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नामक एक संस्था, जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं, ऐसे वो भी आए और फिर स्टेट, और इस प्रकार से हम ढेर सारे न्यायाधीशों के द्वारा इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यानी आलोचना करने के बजाय हम प्रोज एंड कॉन्स बताते तो शायद समस्या ना होती। और मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता और मैं इस विषय पर सुओ मोटो लेता तो मैं जरूर कहता कि एनसीईआरटी से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस घटनाक्रम को रखें, क्योंकि कुछ दृष्टांत तो हैं ही, लेकिन जो ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी आप एक बड़ी लिस्ट में दें। आज जिस राम मंदिर पर एक सरकार बनने जा रही है, बनी है, वह सरकार के आदेश से नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, आर्टिकल 142। मैं केवल राम मंदिर की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं आप उसको लिखो। मैं कहना चाह रहा हूं ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ऐसा मैं होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कहता। आप बताओ क्या मैं सही कहता या नहीं कहता? क्योंकि आर्टिकल 19(1) हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना बताता है। तो इस पर बहुत सारे लेक्चर आ रहे थे यूट्यूब पर, मीडिया में। मैंने सोचा एक बार मैं ना पढ़ाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार अपने बच्चों को थोड़ा अपना वाला विजन देना जरूरी नहीं, ये भी मार्केट वाले विजन में ही घुस जाएंगे। अच्छा है, खराब है, ये है, वो है। नहीं, ये है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है। अब आता है इजराइल। इजराइल इजराइल पहले ये प्रश्न आप एक बार देख लीजिए। इजराइल 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 इजराइल, हजरात हजरात हजरात। ठीक है। तो जिनका इंटरव्यू है, यही मेरी अप्रोच लेकर के चलिएगा। ठीक है। तो अब हम आ गए इजराइल पे।
मोदी जी गए हैं और कह दिए हैं कि ये हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, तालियां बज रही। मोदी जी को आज वहां का सबसे ग्रैंड ऑनर भी दिया गया, सबसे बड़ा सम्मान भी, और विपक्ष कह रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये इजराइल इसलिए गए हैं, इनको इजराइल का सब शीर्ष सम्मान भी मिल रहा है, फिर भी ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। कसम से हमारे यहाँ विपक्ष को भी सैल्यूट है, ग्रांड वाला, कसम से। अबे भाई मैं सच बता रहा हूं, क्रिएटिव तो बनो यार। क्रिएटिव अपोजिशन, क्रिएटिव अपोजिशन का मतलब होता है यार कि आलोचना करो, लेकिन बाप रे बाप कुछ भी, मतलब ठीक है। ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता है। कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, भारत पहले, यानी आजादी के पहले और बाद भी, फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक था। आज भारत इजराइल का भी सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सोचिए, दोनों को एक साथ हम साध रहे हैं, तो सवाल है क्या भारत ने अपनी विदेश नीति बदल दी है, या भारत अब ज्यादा प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक हो गया? यही चीज इसमें डिस्कस किया गया। लेकिन इसको हमें इस रूप में देखना है कि भाई आज ये जो पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कंप्रोमाइज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, लेकिन फिर भी वेस्ट एशिया हमारे लिए महत्वपूर्ण, इसलिए वहां गए हैं। तो वेस्ट एशिया क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वेस्ट एशिया दुनिया का सबसे सेंसिबल जोन है, संवेदनशील क्षेत्र है। क्यों? दुनिया की ऊर्जा का केंद्र है, ऑयल एंड गैस का हब है। दूसरा, तीनों धर्मों का जन्म स्थान, यहूदी, इस्लाम और ईसाई। वैश्विक व्यापार मार्ग पर है, रेड सी वगैरह, निरंतर युद्ध होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का क्षेत्र है। हो गया? क्लियर है? संवेदनशील क्यों है बेटा हमारे लिए? तो पहला तो ये। दूसरा, इंडिया के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस, इसलिए भी संवेदनशील है। 60% से अधिक एनर्जी हम यहीं से लेते हैं। 80 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासी इंडियन डायस्पोरा यहाँ है। व्यापार भी हम करते हैं, समुद्री सुरक्षा भी हमें चाहिए। इसलिए वेस्ट एशिया को हम इंडिया का स्ट्रेटेजिक नेबरहुड मानते हैं। नेबरहुड एक होता है पड़ोसी, एक होता है स्ट्रेटेजिक नेबरहुड यानी रणनीतिक पड़ोसी, और एक होता है पड़ोसी। तो वेस्ट एशिया हमारा शब्द याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक नेबरहुड है। ठीक है? और उसी के तहत इनकी वहां पर ये यात्रा रही है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें जो और भी अचीवमेंट होगी उसको लेकर के हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, यानी कल परसों में और भी पूरा सब आ जाएगा। बाकी यह प्रश्न आपके सामने है जिस पर आप एक शानदार आंसर अभी पाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? अब इस पर कल और विस्तार से आएगा, कल परसों में, मतलब पूरा पूरा ही आ जाएगा। जो 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 काउंटर बेलिंग ड्यूटी लगा दी है अमेरिका ने मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रीलिम्स के लिए काउंटर बेलिंग ड्यूटी क्या कितनी बार पढ़ा चुका हूं, बताएं मुझे आप। काउंटर बेलिंग ड्यूटी लग गई है भारत के ऊपर, कर लेंगे। अभी आपको पूरा पीडीएफ में मिलेगा, तो पीडीएफ जरूर सब्सक्रिप्शन ले लिया कीजिए आप सब लोग। पीडीएफ में अभी सारा आ जाएगा काउंटर बेलिंग ड्यूटी प्रीलिम्स के लिए। और फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पीएसएलवी बार बार विफल हो रहा है, तो किसकी अध्यक्षता में, ये भी प्रीलिम्स का है, अभी पीडीएफ में आ जाएगा। और तीसरा हो गया एचआईवी कैप्सिड, ये भी अभी प्रीलिम्स के लिए ही है बच्चों, ये भी आपको भी पीडीएफ में मिल जाएगा विद एमसीक्यूज। तो बस आप लगे रहिए धुआंधार ढंग से। मेरा एक्सपीरियंस, रिजल्ट्स और स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद है तो जरूर यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ कीजिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अब हम टोटल यानी मेंटरशिप मॉडल पर जा रहे हैं। हर एक बच्चे का ओनली मेंटरशिप, हमारे एडमिशन अब मेंटरशिप मॉडल पे ही होंगे। और 2 मार्च से 2027 के लिए हम पूरी तैयारी कराने जा रहे हैं, 2027 के लिए। और यहीं से यह मेंटरशिप का मॉडल शुरू होगा, जिसमें हम क्लास बहुत साइंटिफिक, जैसे 2 मार्च को हमारी क्लास होगी पीएसआईआर ऑप्शनल की। ध्यान समझिएगा, यानी जितने ऑप्शनल, 3 से 4 ऑप्शनल जो मुझे अच्छे से आते हैं उनकी मेंटरशिप में दूंगा। और उसके बाद जर्नल स्टडीज की भी, और उसके साथ एसे एंड सो ऑन सब कुछ। ठीक है? मतलब क्लासेस वैसे ही चलेंगी जैसा कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, लेकिन हाँ केवल मेंटरशिप लूंगा, जिससे कि बच्चे
1-2 साल के लिए आए, कम से कम 2 साल, क्योंकि 1 साल की मेंटरशिप मैं देता हूं तो अगले साल तक उसमें मैं देता हूं। यानी 1 साल अगर आप मेंटरशिप लेते हैं तो अगला साल फ्री में आपके लिए कोर्सेज सारे रहते हैं। ऑब्वियस जो एडिशनल टेस्ट सीरीज वगैरह आती है वो सब तो आपको लेना पड़ता है, वो एक अलग चीज होती है। तो मेंटरशिप मेरी 2 साल की 1 साल के पैसे में मिलती है, तो बहुत सस्ती भी होती है वो। और बच्चों ने कहा उसमें ईएमआई वगैरह इस सारी सुविधाएं हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं 2 मार्च से, क्योंकि अब हमें रिजल्ट पर ही काम करना है, तो क्यों फिर मैं हेडेक लूं। आप लोग भी संभवतः एग्री करेंगे। शाम को 6 बजे मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में। आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में यूट्यूब के बच्चों के लिए भी फ्री कर रहा हूं। टेलीग्राम पे सूचना आ जाएगी 6, सवा 6 बजे। 2, 4, 8, 10 मिनट मेरी लेट हो भैया, वेट क्या करो, चूंकि आपको पता है कि मैं घुसता हूं बहुत ज्यादा टॉपिक्स में, तो मुझे समय लगता है, बनाना पड़ता है। ये मत समझना कि मुझे कोई शौक होता है कि 10 मिनट 1 मिनट लेट हो गई। यानी अब आज देखो 11:58 पे ही 2 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो गई, तो ये सब चलता रहता है। तो शाम को 6 बजे क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, और कैपिटल मार्केट 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमारे ऑलमोस्ट गलत हो रहे हैं। तो ऐसे में कैपिटल मार्केट को आज उड़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये क्लास में सबकी कैपिटल मार्केट वाली क्लास सब बच्चों के लिए फ्री कर दूंगा, ठीक है, आज वाली क्लास केवल।